ये कहानी होती है एक ऐसी लड़की की जो पूरी तरीके से बेबस और लाचार होती है और उसे बचाने के लिए स्वयं द ग्रेट डीमन लॉर्ड आते हैं। पर ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए हमें ये कहानी शुरुआत से देखनी होगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम शार्लेट नाम की एक लड़की को जंगल के बीच से भागते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके पीछे काफी सोल्जर्स पड़े होते हैं जो उसे पकड़ना चाहते हैं। पर उनमें से एक सोल्जर बोलता है कि जिस इलाके में हमें वो डीमन लॉर्ड का इलाका है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई ह्यूमन उनके इलाके में आए, जिससे वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे शार्लेट भी होती है, वो भागते भागते जमीन पे गिर जाती है। अब हम लोग डीमन लॉर्ड एलन को देखते हैं जो कि अखबार पढ़ रहा होता है, जहाँ पे शार्लेट के बारे में लिखा होता है कि शार्लेट ने कोई क्राइम किया और फरार है। तभी एलन को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसकी वजह से वो जंगल के अंदर जाता है और वो नोटिस करता है कि शार्लेट जमीन पे गिरी हुई और वो बिना किसी देरी के उसे उठा लेता है और बोलता है कि लगता है ये एम्पायर की डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार हो चुकी है। तभी एलन को वहाँ पे कुछ अजीब लगता है और वो नोटिस करता है कि एक सोल्जर उसे पीछे की ओर से देख रहा है और वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे पहुंच जाता है। वो सोल्जर भी होता है, वो एलन को खुद के पीछे नोटिस कर लेता है। वो अपनी तलवार निकालता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तभी एलन होता है, वो उसके आर्मर को नोटिस करता है और वो समझ जाता है ये बंदा होता है वो पास के ही किंगडम का है। एलन होता है, वो उसके अटैक से बच जाता है और चुपचाप उनसे पूछने लगता है कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, आखिरकार तुम्हें इस लड़की से ऐसा क्या काम है जो तुम इसे पकड़ना चाहते हो। पर ये सोल्जर होते हैं, वो उल्टा एलन को ही होते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा चुपचाप शार्लेट को यहीं पे छोड़ दे, इसके बदले तू जो भी डिमांड करेगा, चाहे पैसा हो, धन हो, दौलत, तो कुछ भी तुझे मिलेगा। पर एलन बोलता है कि मुझे इन सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है, जिससे वो सोल्जर काफी गुस्सा हो जाते हैं और एलन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी एलन होता है, वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन लोगों के पैरों को जमा देता है। अब एलन होता है उन सारे सिपाहियों को अपना असली चेहरा दिखाता और वो बताता है कि वही यहाँ का ग्रेट डीमन लॉर्ड है। वो सारे सोल्जर हार चुके होते हैं। इसके बाद एलन होता है उन सारे सोल्जर्स की मेमोरी इरेज करता है और उनकी मेमोरी में ये डाल देता है कि शार्लेट को जंगल का एक खतरनाक जानवर खा गया। अब एलन होता है, वो शार्लेट को अपने कमरे पे ले आता है। कुछ गलत नहीं है मेरा मतलब। एलन उसका अच्छे से ख्याल रखता है, उसकी मलहम पट्टी करता है और न्यूज़पेपर में उसकी फोटो देखता है। वो बोलता है कि लगता है ये कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है। तभी यहाँ पे शार्लेट को होता है, वो होश आने लगता है। वो थोड़ी घबराई हुई होती है तो एलन उसे बोलता है कि घबराओ मत, तुम मुझे जंगल में पड़ी हुई मिली, तुम बेहोश थी तो मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया। तभी शार्लेट होती है, वो एलन से पूछती है कि आखिरकार हम लोग कहाँ पे हैं। तो वो बोलता है कि असल में हम अभी जंगल के बीच में ही मैंशन के अंदर हैं। एलन होता है, वो शार्लेट को काफी ज्यादा इज्जत दे रहा होता है, जो कि उसे अच्छी नहीं लग रही होती है। वो चाहती है कि वो उसे उसके असली नेम से बुलाए, पर शार्लेट होती है, वो सेकंड प्रिंस की मंगेतर होती है, जिस वजह से उसे इज्जत देना तो बनता है। पर शार्लेट इन सारी चीजों से छुटकारा पाना चाह रही होती है। तभी एलन बोलता है कि तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अपने मैजिक से तुम्हारे झूठ को इजीली पकड़ सकता हूँ। अब शार्लेट होती है, वो अपना दुखड़ा रोना शुरू करती है और वो बताती है कि आखिरकार उसे उसके किंगडम से बाहर कैसे निकाला गया। वो बताती है कि एक दिन सेकंड प्रिंस ने होता है उसे राज्यसभा में बुलाया था पार्टी के दौरान। उसने वहाँ पे उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती होती है वो कर दी होती है और साथ ही साथ उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया होता है। चोरी के इल्जाम के कारण उन लोगों ने उसे जेल के अंदर कैद कर दिया होता है। पर शार्लेट को जैसे ही वहाँ से भागने का मौका मिलता है वो भाग जाती है और भागते भागते बेहोश। एलन होता है, वो बोलता है कि तुम्हें बचपन में प्यार के अलावा सब कुछ मिला है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बातों पे पूरा भरोसा कर चुका हूँ। शार्लेट काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि काफी समय बाद किसी ने उसके ऊपर भरोसा किया होता है। अब शार्लेट होती है, वो बोलने लगती है कि मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं रुक सकती हूँ, आप बोलो तो मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो मैं यहाँ से जाने के लिए भी पूरी तरीके से रेडी हूँ। तो एलन होता है, वो बोलता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, पर अगर तुम ज्यादा ही फोर्स कर रही हो तो घर की साफ सफाई तुम कर देना। एलन को यहाँ पे काफी सारे काम करने पड़ते हैं जो कि उसके लिए अकेले हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे एलन होता है, वो शार्लेट को एज अ मेड हायर कर रहा होता है। शार्लेट होती है, वो डीमन लॉर्ड से बोलते है कि पर आप तो डीमन लॉर्ड हो, फिर भी आप लोगों की मदद क्यों करना चाहते हो। एलन बोलता है कि मैं तुम्हारी सवाल से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ, डीमन लॉर्ड होने के बावजूद अच्छा होना ये बिल्कुल गलत है, पर असल में मैं भी धोखेबाजी का शिकार हो चुका हूँ, तो ये सब मामूली बात है। एक टाइम पे ऐसा था कि जब मुझे एक पार्टी ने अपने ग्रुप में आने के लिए कहा और मैंने एग्री कर दिया, और धीरे धीरे करके जैसे ही उन लोगों का मकसद पूरा होने लगा उन लोगों ने मुझे पीछे छोड़ दिया मरने के लिए। शार्लेट होती है, वो उसकी बातों पे विश्वास कर लेती है और रोने लगती है। शार्लेट बोलती है कि कोई आखिरकार इतने अच्छे इंसान को धोखा कैसे दे सकता है। अब यहाँ पे एलन बहकने वाला होता है, जिस वजह से वो अपने ऊपर डेथ कर्स कर लेता है, जब भी कुछ गलत हो वो खुद ही मर जाए। अब एलन होता है, वो शार्लेट से बोलने लगता है कि कब तक सीधी बन के रहोगी, दुनिया में कुछ बुरा भी करना होता है, तो आओ कोने में चलो। शार्लेट बोलती है कि नहीं, ये कोने वाली बात तो थोड़ी गलत थी, और कुछ ही देर बाद वो यहाँ पे एग्री कर जाती है एलन की मेड बनने के लिए।
अब थोड़ा वक्त बीत जाता है जहाँ पे यहाँ पे शार्लेट होती है, बहुत अच्छा काम करती है और बहुत अच्छी साफ सफाई रखती है घर में। एलन भी होता है, उसकी तारीफ करता है क्योंकि प्रिंसेस होने के बावजूद भी उसने साफ सफाई बड़ी ही कड़क की होती है। इसका मतलब उसे बहुत ज्यादा जुल्मों का सामना करना पड़ा है। अब एलन होता है वो शार्लेट से बोलता है कि वो अपने फ्री टाइम में कुछ भी कर सकती है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। फिर एलन होता है वो अपने काम के लिए चला जाता है और कुछ वक्त बाद होता है वो काम करता ही रहता है। तभी वो नोटिस करता है कि शार्लेट होती है वो बैठी होती है ऐसे ही। एलन होता है वो यहाँ पे पूछने लगता है कि बेटा तुम्हारी हॉबी क्या है। तो शार्लेट बताने लगती है कि उसके पुराने खानदान में उसे सिर्फ वो बहू बनने के लिए तैयार किया गया होता है, उसके अलावा उसे कुछ ज्यादा नहीं आता था। यहाँ पे एलन बोलता है कि इस दुनिया में इतना भोला बन के रहोगे ना तो तुम्हें कोई बजा जाएगा, लिटरली। अब एलन होता है वो शार्लेट से पूछता है कि आखिरकार तो उसने शादी के अलावा और क्या किया है। वो बोलते है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो लोग मुझ पे चिल्लाने लगते हैं। इस मासूमियत को देख के एलन उसके ऊपर फ्लैट हो जाता है। एलन सोचता है कि जब मैं अपनी मैजिक एकेडमी में पढ़ाई कर रहा था, लगता है तब शार्लेट से पोछा मार रही थी, और अब वो डिसाइड करता है कि वो शार्लेट को नॉटीनेस में क्रैश कोर्स देगा। अब यहाँ पे एलन होता है वो कुछ खरीदी करने के लिए मार्केट के चला जाता है, और जैसे ही आता है तो अपने साथ में काफी सारी चीजें लाया होता है और उसे बोल रहा होता है कि शार्लेट अब देखो, अब तुम्हें सिर्फ लाइफ में मजे करना ही सीखना होगा, जितने मजे करोगी उतना ही प्लेजर मिलेगा। वो अपने साथ खाने की काफी सारी वेराइटीज लाया होता है, पर शार्लेट होती है उसे ये सब खाने से मना कर देती है। वो बोलती कि मैं सब नहीं खा सकती, मैंने कभी नहीं खाया है। एलन होता है वो तुरंत ही समझ जाता है कि महल में उसके अंदर नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। अब एलन सोच रहा होता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि शार्लेट केक खाने के लिए राजी हो जाए। तभी उसे याद आता है कि उसने अपने ऊपर तो डेथ कर्ज किया होता है और उसे धमकी देता है, अगर तुमने केक नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। तो शार्लेट होती है वो केक खाना शुरू कर देती है। जिंदगी में पहली बार केक खाने के बाद उसे इतनी ज्यादा खुशी होती है वो रोने ही लगती है। और एलन बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब से तुम अपने पूरे मजे होती है वो काटने वाली हो। अब एलन होता है वो रात में सोने की बजाय नॉटीनेस के बारे में एक किताब लिख डालता है कि कैसे क्या सब होने वाला है। अब वो अपनी लिस्ट होता है वो फाइनली तैयार कर चुका होता है, पर वो पढ़ने के बाद उसे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग नहीं रही होती हैं, जिसके बाद वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है और उसके बाद उन्हें राख कर डालता है। अब एलन होता है वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो नोटिस करता है कि शार्लेट होती है वो बाहर खड़ी होती है। वो उसे गुड मॉर्निंग विश करते है और वो भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। वो नोटिस करता है कि शार्लेट ने आज भी वही कपड़े पहने होते हैं जो कल पहने थे, और शार्लेट यहाँ पे ये प्लान बना रही होती है कि कैसे वो आज पूरी साफ सफाई करने वाली है। एलन बोलता है कि इतनी बड़ी भक्त बनने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे मत करो भैया। शार्लेट बोलते है कि मैं ऐसे ही तो तुम्हारा एहसान चुका सकती हूँ, तो मुझे करने दो। एलन होता है वो शार्लेट की पोलाइटनेस को देख के समझ जाता है कि वाह क्या झेला इसने। एलन होता है वो शार्लेट से पूछता है क्या उसे महल के अंदर हर दिन यही काम करना पड़ता था। शार्लेट होती है वो चुप हो जाती है और उसके बाद बताती है कि हाँ उसे यही करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे काफी बड़े खानदान के लोग थे जिनके पास होती है वो हीन भावनाओं से देखने की ताकत होती है। वो शार्लेट को एज अ डर्टी फॉक देखते हैं। एलन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों करते हैं लोग। अब शार्लेट होती है वो बोलती है कि आप ऐसा सोचिए मत। देन अब वो साफ सफाई के लिए बाहर चली जाती है। एलन होता है वो बोलता है कि यहाँ पे शार्लेट के साथ काफी ज्यादा गलत हुआ है उसके महल के अंदर। उसके ऊपर काफी झूठे इल्जाम लगाए गए जिसके खिलाफ शार्लेट ने बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाई, पर अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं कुछ करता और प्रिंस को ही उड़ा डालता। एलन होता है वो नए नए तरीके सोच रहा होता है कि आखिरकार कैसे वो शार्लेट की मदद कर सकता है। तभी अचानक से शार्लेट की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुन के एलन बाहर की ओर भागता है। तो वो नोटिस करता है कि बाहर कोई और भी खड़ा होता है, जिसे देख के एलन होता है वो बोलता है कि देखो ये मेरी न्यू मेड है जिसका नाम है शार्लेट। ये सुनते ही वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सीधा चली जाती है हमारी शार्लेट के पास, और वो बोलती है कि मेरा नाम मियाशे है। वो एक कुरियर कंपनी के लिए काम करती है, पर यहाँ पे शार्लेट की बत्ती गुल हो चुकी होती है। तभी एलन उसे समझाने लगता है। एलन बोलता है कि मियाशे मेरे लिए मेल और बाकी के कुरियर्स लाती है। तभी मियाशे को यहाँ पे शार्लेट काफी ज्यादा पहचानी लग रही थी, तो वो ये बात एलन से पूछती है। पर कुछ ही वक्त में यहाँ पे मियाशे को होता है वो शार्लेट के बारे में सब कुछ है वो याद आ जाता है। एलन होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो उससे पहले मुझे अपना मैजिक इस्तेमाल करना होगा और इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा। वो कुछ करे उससे पहले ही मियाशे बोलते कि शार्लेट यहाँ पे क्या कर रही है, क्यों है, उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने काम के लिए आई हूँ, ना कि ये सब देखने के लिए। एलन बोलता है फिर तो ये अच्छी बात है। अब एलन होता है वो अपने पास से कुछ चीज होता है वो मियाशे को देता है और वो बोलता है कि तुम इसे मेरे लिए कुरियर कर दो। वो ये भी रिवील करता है कि उसके अंदर काफी सारे मैजिक पोशंस हैं जो कि वो पास वाले शहर में ट्रांसफर करना चाहता है। शार्लेट को ये भी बताती है कि एलन का जो पोशन होता है वो चुटकियों में ही है वो बिक जाता है, उसके ऊपर लोग कुत्ते की तरह दौड़ पड़ते हैं। तो शार्लेट होती है वो बोलती है एलन को तो तुम ऐसा करो अपनी दुकान ही खोल लो। तो एलन यहाँ पे बताता है कि उसे ज्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस वजह से वो जंगल के बीचों बीच रहता है।
और यही रीजन है कि लोग होते हैं वो उसे डीमन लॉर्ड समझते हैं और उसके आसपास भी भटकना पसंद नहीं करते हैं। शार्लेट समझती है कि यहाँ पे हमारा लौंडा इंट्रोवर्ट है, पर वहीं पे काफी ज्यादा पावरफुल भी है। बस लोगों को थोड़ी गलतफहमी हो जाती है उसके बारे में, जिस वजह से वो भी थोड़ी दुखी हो जाती है। एलन होता है वो मियाशे से बोलता है कि मैं कुछ सामान मंगवाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे लिस्ट दे सकती हो? तो मियाशे उसे अपने पास से एक लिस्ट दे देती है। देन एलन होता है वो शार्लेट से बोलता है कि इसके अंदर से जो भी चीज तुम्हें पसंद आती है वो तुम ले सकती हो। तो शार्लेट बोलती है ये मेरा पहली बार है कि कोई मुझे कुछ है वो गिफ्ट करना चाहता है या देना चाहता है। अगले दिन मियाशे होती है वो शार्लेट का जो भी प्रोडक्ट होता है वो ले आते है उसको दे देती है। वहीं एलन ने एक बहुत ज्यादा बड़ा मिस्टीरियस बॉक्स होता है वो ऑर्डर किया होता है। मियाशे एलन से बोलती है कि आखिरकार वो इसके साथ क्या करने वाला है। तो एलन बोलता है कि ये भी हमारी शार्लेट के लिए, और उसके अंदर एक पंचिंग बैग होता है। शार्लेट बोलती है कि आखिरकार पंचिंग बैग की मुझे क्या जरूरत आ गई? तो एलन होता है वो बोलता है कि तुम काफी भोली हो, पर चलो मैं समझाता हूँ। देन वो उस पंचिंग बैग के सामने होता है वो प्रिंस की फोटो लगा देता है। बोलता है कि तुम्हारे मन में प्रिंस के लिए जितनी भी भड़ास है वो तुम इसके ऊपर है वो निकाल सकती हो। लाइक महल के अंदर तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है उसको याद करो और भड़ास निकालो। एलन होता है वो बोलता है कि मन के अंदर का गुस्सा होता है उसे जितनी जल्दी निकाल दिया जाए वो उतना ही अच्छा होता है, वरना वो बाद में इतनी प्रॉब्लम करता है कि जैसे बोतल फटेगी कांच की तुम्हारे हाथ में। तभी शार्लेट बोलती है कि प्रिंस के ऊपर उसे रत्ती भर भी गुस्सा नहीं है। एलन बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। लाइक प्रिंस ने तुम्हारे बारे में क्या अफवाहें फैलाई हैं तुम जानती हो, न्यूज़पेपर के अंदर तुम्हें ऐसा गद्दारी है वो घोषित कर दिया है कि तुम्हें जहाँ भी देखे फैला दो। शार्लेट फिर से बोलती है कि नहीं, मेरे अंदर कोई भी गुस्सा नहीं है प्रिंस के लिए। वो बोलते है कि मेरे पास उसे पसंद करने के कुछ अलग रीजन भी हैं। एलन बोलता है कि अभी भी उसके कुछ कामों को लेके उसकी बुराई को पीछे छोड़ रही है। लाइक प्रिंस ने तो उसे पूरी तरीके से बदनाम कर दिया है। वो ये भी बोलती है कि हमारी शादी हमारे परिवारों ने तय की थी, तो शायद प्रिंस को मैं पसंद नहीं होंगी और वो इस शादी से छुटकारा पाना चाहता होगा। उसके लिए अगर उसने ऐसा किया भी है तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। एलन होता है वो बोलता है कि शार्लेट होती है वो अभी पूरी तरीके से लाचार है, वो कुछ भी समझ पाने की काबिल नहीं है। उसके जख्म इतना ज्यादा गहरे हैं कि वो दूसरे की कही गई गलती को अपने ऊपर ले ही नहीं रही है। मियाशे होती है वो एलन के कान में बोलती है कि अगर तुमने और किया तो वो शायद रो रो के ही यहाँ पे मर जाएगी। एलन को भी ये बिल्कुल सही लगता है और वो रुकने ही वाला होता है। तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो शार्लेट के पास जाता है और वो बोलता है कि ऐसा करो, पंचिंग बैग की जगह तुम मुझे कूटो। ये सुनते ही शार्लेट और मियाशे दोनों पूरे हैरान हो जाते हैं। शार्लेट होती है वो मना कर देती है, वो बोलती है कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाले जिससे एलन को तकलीफ हो। तो एलन बोलता है कि अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, अच्छा ठीक है। तो वो यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करता है, शार्लेट के हाथों में ग्लव थमा देता है जो कि मैजिक से बने होते हैं। फिर एलन खुद के ऊपर ही पागलों की तरह आक्रमण करवा लेता है। लाइक हुट का चक्कर वाओ भैया। अब एलन इतनी जोर से मार खा चुका होता है वो पूरी तरीके से जमीन पे आ चुका होता है। तो शार्लेट बोलती है कि मुझे माफ करना। तो एलन बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऊपर से मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। साथ ही वो ये बोलता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें किसी चीज की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी मर्जी आए वो तुम कर सकती हो, चाहे किसी को मारना हो या किसी को तोड़ना हो। यहाँ पे शार्लेट समझ जाती है कि एलन होता है वो उसे एक नौकरानी की तरह बिल्कुल नहीं देखता है। लाइक उसके लिए वो एक स्लेव तो बिल्कुल नहीं है। अब शार्लेट होती है वो एलन के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि कुछ भी ऊपर उसे अपने ऊपर हमला नहीं करवाना चाहिए। एलन होता है वो थोड़ा खुश होता है और अपने मन के अंदर बोलता है कि चलो फाइनली शार्लेट होती है वो मेरे साथ थोड़ी कंफर्टेबल हो रही है। देन इसी के साथ एलन होता है वो अपने ऊपर हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करता है और खुद को ठीक कर लेता है। शार्लेट होती है वो एलन से बोलती है कि ऐसा तुम अबे वो फिर कभी भी मत करना वरना गुस्सा हो जाऊंगी। तभी पीछे से मियाशे बोलती है कि शायद तुम भूल गए मैं भी यहाँ पे ऊपर कोई नहीं। वैसे मैं ये भी बता दूं कि मैं शादी से सुहागरात और सुहागरात से माँ बाप तक का सफर भी तय करवाती हूँ। ये बात शार्लेट एलन दोनों को समझ नहीं आई होती है। मैं काफी शरीफ हूँ इसलिए मैं इसे डिटेल में तो नहीं समझा सकता, मुझे लगता भी नहीं कि तुम्हें समझाने की जरूरत है, तुम सब बहुत होशियार हो। नेक्स्ट मॉर्निंग एलन होता है वो शार्लेट से पूछता है कि वो क्या पीना चाहती है, चाय या कॉफी। शार्लेट बोलती है कि जो एलन पिए वो हम पी लेंगे। एलन बोलता है कि मैं जो पीता हूँ वो तुम पी नहीं सकती हो। शार्लेट पूछती है कि ऐसा भी तुम क्या पीते हो, देन वो उसे बता देता है। तो शार्लेट यहाँ पे डर जाती है और वो बोलती है कि मैं चुपचाप चाय पीना ज्यादा पसंद करूंगी। एलन होता है वो शार्लेट से ये भी बोलता है कि शायद मुझे तुम्हारे पर्सनल डिसीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो शार्लेट होती है वो बताने लगती है कि महल के अंदर से भागने के अलावा और अपने आप की सुनने के अलावा उसने आज तक सिर्फ 2 ही अच्छे काम किए हैं और ये दोनों वही अच्छे काम होते हैं। एलन होता है वो शार्लेट से बोलता है कि अगर तुम कुछ नई चीज एक्सपीरियंस करना चाहती हो तो तुम मुझसे जरूर बोल सकती हो। उनकी कन्वर्सेशन आगे बढ़े उससे पहले ही खिड़की से कोई अंदर आ जाता है। एलन होता है उस लड़की से बोलता है कि मैं तुमसे ज्यादा नहीं पूछूंगा पर सीधा सीधा बता दो आखिरकार तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो वो लड़की बताती है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैंने राह चलते बच्चों से पूछ लिया कि डीमन लॉर्ड कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बता दिया और मैं आ गई।
तभी शार्लेट एलन से पूछने लगते है कि आखिरकार ये लड़की कौन है और ये यहाँ पे क्या कर रही है। एलन इस बात का जवाब दे उससे पहले ही वो लड़की होती है वो सामने उठ खड़ी होती है और वो बोलती है, वो बोलने लगती है कि मेरा नाम है रूका, ज्यादा कुछ मत सोचो, मैं असल में एलन की छोटी बहन हूँ। एलन होता है वो बोलने लगता है कि असल में ये मेरी स्टेप सिस्टर है। वो ये भी बताता है कि जब वो काफी ज्यादा छोटा था तब उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। उसके बाद क्राफ्टवुड फैमिली ने उसे अपनी फैमिली के अंदर पनाह दी थी, गोद लिया था भाइयों। शार्लेट बोलने लगती है कि इसका मतलब तुम लोगों का रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा रहा होगा, है ना? ये नटखट अमेरिका नहीं है यार। तभी रूका होती है वो एलन से बोलती है कि वैसे ये चिकनी छोकरी कौन है, इसके साथ क्या बजा रहे हो रात भर? एलन और शार्लेट होते हैं वो साथ में ही मना कर देते हैं कि वो दोनों किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में है, वो नहीं है, और ऐसी अफवाहें फैलाना बंद कीजिए क्योंकि शायद शार्लेट को ये सारी बातें पसंद ना आए। क्या होती है वो शार्लेट से बोलने लगती है कि हाँ मुझे भी सोचना चाहिए था, इस जैसे फालतू नल्ले के साथ वैसे भी कौन रिलेशन में आएगा। तो अब रुका होती है वो एलन से बोलती है, क्या अब तुम मुझे यहाँ पे शार्लेट के बारे में कुछ बता सकते हो? बातें चोदने की जगह वो सीधा सीधा बता देता है कि यहाँ पे क्या सीन है और वो क्या सब हो रहा है। रूका इस बात को पूरी तरीके से समझ जाती है और अपनी बातों को पीछे घसीट लेती है। एलन ये भी बोलता है कि वो यहाँ पे शार्लेट को नॉटी चीजों के बारे में क्रैश कोर्स दे रहा है। शार्लेट बोलती है कि आप इनकी चीजों पे ध्यान ना दीजिए। तभी रुका होती है वो बोलने लगती है कि एलन का हमेशा से ऐसा ही रहा है, जहाँ पे मुसीबत होती है वो वहाँ पे मिल ही जाता है। तभी एलन बोलता है कि मुसीबत से याद आया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? रुका बोलती है कि वैसे तो मैं यहाँ पे एलन को अपने साथ घर ले जाने के लिए आई थी, पर तुम दोनों को देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे भी शार्लेट को कुछ सिखाना चाहिए। एलन बोलता है कि माफ करना मेरी प्यारी बहन, पर इससे चीजें तो मैं ही सिखाऊंगा। तो रुका बोलती है कि मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ, तो थोड़ा मैं भी सिखा देती हूँ। अब वो लोग होते हैं वो इस बात पे लड़ने लगते हैं कि आखिरकार कौन शार्लेट को नॉटी चीजें सिखाएगा। एलन तो ये भी बोल देता है कि चाहो तो आज हम कंपटीशन कर लेते और जो जीतेगा वही सिखाएगा। शार्लेट की बत्ती गुल हो चुकी होती है, कंपटीशन फाइनल हो जाता है। उसके बाद वो लोग होते डिसाइड करते हैं मार्केट में जाने की। वो लोग मार्केट में पहुंच जाते हैं, पर जाने से पहले एलन होता है वो यहाँ पे शार्लेट के बालों को काला कर देता है अपने मैजिक की मदद से। एलन बोलता है कि घर पे जाके वो शार्लेट के बालों को फिर से ब्लॉन्ड कर देगा क्योंकि उसके बाल उसे वैसे ही पसंद है। ये सुनते ही रुका और शार्लेट दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। रुका होती है वो शार्लेट को लेके कपड़े दिलाने चली जाती है। जब यहाँ पे रुका और शार्लेट शॉपिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एलन सोच रहा होता है अपने बचपन के बारे में। एलन बोलता है कि रुका को बचपन से खेलने का काफी शौक है, साथ ही साथ कंपटीशन करने का, पर टाइम के साथ ये सब होना बंद हो चुका है। शायद उसका यही रीजन है, वो एलन के करीब आना चाहती है। अब रुका शार्लेट को लेके आती है जहाँ पे शार्लेट बवाल लग रही होती है, जिसे देख के एलन के अंदर का शैतान जागने वाला होता है। पर डेथ कर्स किया होता है ना, तो वो बोलता है कि भैया रहने दो, और अभी उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही होती है। तभी रुका होती है वो शार्लेट को कपड़े बदलने के लिए कह देती है। जब शार्लेट कपड़े बदल रही होती है तभी रुका सीधे सीधे एलन से पूछती है कि आखिरकार वो उससे क्या चाहता है। एलन बोलता है कि पास के किंगडम में जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे वो सब चाहिए। तो उसकी बात को समझ जाते और वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ चुकी हूँ। साथ ही साथ वो ये भी बोलते क्या तुम चाहते हो कि मैं प्रिंस की फैमिली को, यू मीन नो। एलन होता है उसे ये सब करने से मना कर देता है क्योंकि ये कोई जरूरी बात नहीं है, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन हम प्रिंस के बारे में लेने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारे साथ गलत होता जाएगा। इसलिए प्रिंस को हमारी और हमें प्रिंस की कोई जरूरत नहीं है। रुका ये भी बोलती है कि एक लड़की के आने से तुम काफी ज्यादा बदल गए एलन। तभी यहाँ पे शार्लेट होती है वो बाहर आती है और वो बोलती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो रुका ऐसे बंद करने में। रुका जाती है और उसकी हेल्प करने लगती है। तभी रुका होती है वो शार्लेट की पीठ पे कुछ ऐसा देखती है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और डर जाती है। वो बाहर जाती है और एलन से बोलती है कि तुम इसकी पीठ क्यों नहीं देखते हो। एलन बोलता है अभी तो कहाँ यार इतनी जल्दी। रुका होती है वो सीधा उसकी पीठ खोल देती है। शार्लेट की पीठ पे बहुत ज्यादा मार पड़ी हो ऐसा लग रहा होता है। एलन यहाँ पे कुछ बोलता नहीं है, इनफैक्ट ये बोल देता है कि शार्लेट तुम काफी अच्छी लग रही हो। वहीं अपने मन में वो ये भी सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कितने बुरे लोग हैं, एक भोली सी लड़की के साथ ऐसा करते उन्हें शर्म भी नहीं आती। तभी भारी मन के साथ वो उसके सारे घावों को ठीक कर देता है। अब एलन को काफी गुस्सा भी आ रहा होता है, तो वो रुका से बोलता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं। देन वो लोग होते हैं उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जैसे कि एलन होता है वो शार्लेट को नए सॉफ्ट टॉय से होता है वो दिला रहा होता है। तो रुका बोलते कि हम दिला देते हैं, आप रहने दीजिए, आपकी चॉइस अच्छी नहीं है। अब वो लोग होते हैं वो चाय पानी करने के लिए बैठ जाते हैं एक रेस्टोरेंट के बाहर और लड़ने लगते हैं रुका और एलन। इस फाइट को देख के शार्लेट बीच में कूदती है और वो बोलती है कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बोलती कि लड़ाई करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रुका की नजर किसी पे जाती है और वो रुक जाती है, पर बाकी के लोग चलते रहते हैं। एलन होता है वो यहाँ पे शार्लेट को एक सुंदर सा ब्रोच देता है। जब ये सब अच्छे से चल ही रहा होता है तभी दो लोग आते हैं और हरामियों की तरह यहाँ पे शार्लेट को छेड़ने लगते हैं। यहाँ पे एलन का मन तो कर रहा होता है कि वो अभी उसका तोड़ दे, पर शार्लेट ने भी लड़ाई न करने पे जो ज्ञान दिया होता है वो उसको सीरियसली ले बैठा होता है।
और चुपचाप उनसे माफी मांगता है। और अब वो लोग अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं और बोलते हैं कि लड़की 1 घंटे के लिए देता है क्या। एलन गुस्सा हो जाता है और वो उसका मुंह तोड़ देता है और सभी लोग होते हैं वो उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं कि भाई क्या काम किया है। और एलन होता है वो यहाँ पे शार्लेट से माफी मांगता है लड़ाई करने के लिए। तो शार्लेट बोलती है कि उसे लड़ाई से कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ जरूरी ना हो वहाँ नहीं करनी चाहिए। अब एलन के और शार्लेट के बीच में कुछ मधुर वाणियां होने लगती हैं जो कि मैं नहीं बोलूंगा। तो ज्यादा बात आगे बढ़े उससे पहले ही हम किसी और को देखते हैं जो कद काठी में काफी ज्यादा बड़ा होता है, एक रोबोट की तरह होता है, जो कि यहाँ पे उन छिछोरे लड़कों के साथ होता है। सबको लग रहा होता है कि आज ये एलन को छोड़ेगा नहीं। शार्लेट भी होती है, वो बोलती है कि तुम मत, पर एलन बोलता है कि घबराओ नको, मैं देखता हूँ सबको। अब एलन होता है वो उसके पास चला जाता है और उसके पास जाके बोलता है बाय एनी चांस तुम मेगस हो क्या। अब एलन होता है वो इसके साथ ऐसा बिहेव करने लगता है कि जैसे वो उसे सदियों से जानता हो, और मेगस को भी लग रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। तभी एलन बोलता है कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं भी अथेना मैजिकल एकेडमी से ही हूँ। ये सुनते ही मेगस होता है वो उसके कदमों में गिर जाता है और वो बोलता है कि सर जी आप यहाँ कैसे। मेगस बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने द ग्रेट डीमन लॉर्ड है और मैं अपना मुंह चला बैठा। सब लोग ये देख के पूरी तरीके से हैरान हो गए होते हैं कि इतना हट्टा कट्टा पहलवान होता है वो एलन जैसे सूखे आदमी के सामने हरा झंडा फहरा रहा है। जो लोग अभी शार्लेट को छेड़ रहे होते हैं वो मेगस से बोलते हैं कि तुम रुक क्यों गए, ऐसे मारते क्यों नहीं हो। एलन बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी मेगस होता है वो पलटता है और अपने साथियों को ही मारते हुए बोलता है कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखो। ये सब देखते हुए शार्लेट पूरी तरीके से हैरान हो चुकी होती है कि व्हाट द एफ, ये क्या हो रहा है। तो फिर रूका होती है वहाँ पे आ जाते हो, शार्लेट को बताती है कि असल में अथेना मैजिकल एकेडमी के जो हेड हैं वो उनके पिताजी हैं। ये सुनते ही शार्लेट सदमे में। वो ये भी बताती है कि यहाँ पे एलन को कभी भी बचपन से बाप की गद्दी की चाहत नहीं थी। वो हर चीज अपने बल पे सीखा है और अथेना मैजिकल एकेडमी की हिस्ट्री बना दी है। 12 साल की उम्र में ग्रेजुएट, और वो इतना हाई क्वालिफाइड था कि सभी लोगों ने उसे एक टाइटल दे दिया विच इज डीमन लॉर्ड। अभी एलन होता है वो मेगस से बोलता है कि अपना चेहरा ऊपर करो। वो पूरी तरीके से डर जाता है, वो सोचता है कि अब एलन उसे नहीं छोड़ेगा, पर इसकी जगह एलन होता है उससे प्यार से बोलता है कि देखो आज तुम्हारी जान हिफाजत है, उसकी वजह सिर्फ शार्लेट है, उसकी वजह से ही मैंने तुम्हें अभी तक छोड़ा हुआ है। पर एलन ये भी सोच रहा होता है कि आखिरकार एक अनजान लड़की के लिए वो इतना सब कर क्यों रहा है। थोड़ा वक्त बीतता है और मियाशी और रूका होते हैं वो फिर से एलन के पास आते हैं, जहाँ पे एलन अपने घर के बाद पूरी उदासी के साथ बैठा होता है, जिसे देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि डीमन लॉर्ड को किसने डराया, तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा पहाड़ टूट पड़ा या क्या हुआ है। तो एलन होता है उसे सब कुछ समझाने लगता है। ये पिछली रात का सीन है। एलन ने होता है वो शार्लेट को उसके काम के बदले पैसे दिए होते हैं, पर शार्लेट ने पैसे लेने से मना कर दिया होता है, पर थोड़े फोर्स करने के बाद वो होती है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। एलन पूछता है कि आखिरकार अब तुम इन पैसों का क्या करने वाली हो। तो शार्लेट बोलती है कि मुझे काम करना है, मुझे टाउन के अंदर अकेले जाना है, जिसे सुन के वो हैरान। प्रेजेंट में एलन बोल रहा होता है कि मुझे उसके बाहर जाने से कोई दिक्कत नहीं, पर उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो ये भी बताता है कि शार्लेट ने ये प्लान कैंसिल भी कर दिया था, पर एक लड़की जब पहली बार कुछ मांगती है उसे ना देना बहुत गलत बात है, और इसी वजह से एलन ने होता है वो शार्लेट को परमिशन दे दी होती है अकेले टाउन में जाने की। हालांकि एलन ने शार्लेट के ऊपर मैजिक किया होता है, फिर भी वो परेशान होता है। तभी रूका बोलती है इसमें ज्यादा घबराने वाली कौन सी बात है। अब हम शार्लेट को देखते हैं जो कि टाउन के अंदर घूम रही होती है। वहीं उस पर नजर टिका के बैठा होता है एलन, मियाश और रूका। दोनों लड़कियां एलन से सवाल पूछने लगती हैं, क्या उसे कोई आइडिया है कि शार्लेट यहाँ पे क्यों आई है। एलन बताता है कि शार्लेट ने उससे कहा था कि उसे कुछ खरीदना है, पर क्या खरीदना है वो नहीं बताया था। एलन को लग रहा होता है कि वो अपने लिए कुछ अच्छा लेगी जो उसे पसंद आएगी, अपने मूवमेंट को एंजॉय करेगी। रूका और मियाशी ये देख के हैरान होते हैं कि डीमन लॉर्ड इतना अच्छा कब से बन गया, देवता आदमी निकला ये तो। मियाशी होती है वो शार्लेट को कहीं पे जाते हुए देखती है, वो नोटिस करती है कि ये तो गलत हो रहा है। वो एलन को बताते हैं कि जिस रास्ते पे अभी शार्लेट जाती है वो ठगों का रास्ता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक लोग रहते हैं वहाँ पे, और उन गुंडों के लीडर का नाम है ग्रो। रुका होती है वो एलन से बोलने लगती है कि अगर वहाँ पे इतना ही खतरा है तो हम शार्लेट को रोक क्यों नहीं लेते। तो एलन बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर शार्लेट अकेले एंजॉय करना चाहती है तो हमें उसे करने देना चाहिए। कुछ और हो उससे पहले ही एलन होता है वो वहाँ से चला जाता है, और वहीं पे रुका और मियाशी शार्लेट का पीछा कर रही होती हैं। जहाँ पे शार्लेट होती है वो उन गुंडों के इलाके में पहुंच जाती है। वो लोग बहुत घबराए हुए होते हैं। यहाँ पे कुछ हो उससे पहले ही सभी लोग यहाँ पे शार्लेट का स्वागत कर देते हैं। उनकी हैरानी को दूर करने के लिए एलन वहाँ पे आता है और बताता है कि शार्लेट के यहाँ पे आने से पहले ही वो सभी लोगों को कोने में ले जाके धमकी दे चुका है। वो लोग होते हैं वो शार्लेट से भी डर रहे होते हैं, पर शार्लेट उन्हें हीलिंग पोशन देती है, जिससे वो लोग खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं ये देवी कहाँ से आई है, और अब वो बोलते हैं कि अब हम कभी भी गलत का रास्ता नहीं चुनेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, मेहनत की रोटी खाएंगे। होता है वो शार्लेट से पूछने लगता है कि आखिरकार उसका डीमन लॉर्ड से क्या रिश्ता है। शार्लेट बताती है कि असल में डीमन लॉर्ड ने उसकी बहुत मदद की है, जब उसके पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं था तो उसने उसकी हिफाजत की है। तो सोच रहा होता है ये लड़की कितनी ज्यादा भोली और डीमन लॉर्ड के साथ में फंस गई, पता नहीं कैसा चलता होगा। तभी शार्लेट बोलती है कि डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा उसका ख्याल है वो रखता है, और रात रात भर उसके लिए नॉटीनेस की किताबें लिखता है।
ये सुनते सभी बोलते हैं कि नहीं, ये मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। अब मियाशा और रूका सोच रहे होते हैं कि एलन कितना बड़ा वाला है। एलन अपनी सफाई में कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, वो लोगों को सिर्फ गलतफहमी हो जाती है। अब सारी गलतफहमियां दूर करने के बाद एलन और रूका होते हैं वो यहाँ पे शार्लेट के लिए सारे खतरनाक रास्ता होते हैं वो क्लियर कर देते हैं। तभी मियाशे होती है वो एलन को इन्फॉर्म करती है कि शार्लेट ने अपनी शॉपिंग कर ली और वहाँ से चली गई। और जब वो लोग भी वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वो लोग एक लड़की से मिलते हैं जहाँ पे वो उसे थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि उसकी वजह से इस रास्ते को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया और कोई भी गुंडा यहाँ पे बचा ही नहीं है। थोड़ी देर में वहाँ पे शार्लेट आती है और वो बताते हैं कि असल में वो यहाँ पे मियाशा और रूका के लिए गिफ्ट लेने आई होती है। लड़कियां तो काफी खुश होती हैं पर एलन थोड़ा दुखी हो जाता है कि मेरे को छेक दिया। शार्लेट ये भी बताती है कि उसने डीमन लॉर्ड के लिए यानी एलन के लिए काफी कुछ ढूंढने की कोशिश की पर उसे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो उसे पसंद आए। एलन होता है वो दुखी होता है फिर भी वो बोलता है कि अगर तुम मुझे कुछ भी दे देती मैं खुश हो जाता। तो शार्लेट बोलती है कि आइंदा मैं ख्याल रखूंगी, अगर मैं कभी अकेले आऊंगी तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल कुछ न कुछ लेके आऊंगी, पक्का कसम से। अगले दिन वो लोग डिसाइड करते हैं एक लंबी सी ट्रिप पे जाने का, पर उससे पहले की रात का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शार्लेट बोल रही होती है कि उसने अभी तक नॉटीनेस की काफी चीजें पढ़ ली और उसे काफी अच्छी भी लगी हैं। यहाँ पे शार्लेट ने फ्री टाइम में बैठे बैठे काफी सारी बुक्स पढ़ ली होती है और उसने काफी नई नई जगह ढूंढी होती है। एलन होता है वो शार्लेट से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे कौन सी जगह है वो ज्यादा अच्छी लगी है। शार्लेट होती है वो थोड़ी शर्माती है और उसके बाद वो उस जगह का नाम होती है उसे बताती है। तो एलन बोलता है अच्छा ठीक है अब हम उसी जगह पे ट्रिप पे जाएंगे। शार्लेट होती है वो यहाँ पे एहसानों के तरह पूरे दब जाती है और वो बोलती है कि मैं कैसे चुकाऊंगी। एलन बोलता है कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना तुम खुश रहोगी उतना मुझे अच्छा लगेगा और बात खत्म। अब एलन ने होता है वो डिसाइड किया होता है कि चलो यार काफी ज्यादा बोर हो गए हैं लाइफ में तो अब चलो एक ट्रिप लंबी सी तो बनती है, हरिद्वार जाके आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और क्या, वेट थर्ड वॉल ब्रेक नहीं करनी है। देखो पहले तो ये हुआ होता है कि लाख पूछने के बाद भी यहाँ पे शार्लेट ने उसे अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं बताई होती है। अब एलन होता है वो उससे बड़े प्यार से यानी अपने ऊपर डेथ कर्ज की धमकी देके होता है वो पूछने लगता है इतने ही में यहाँ से वहाँ पे आ जाते रहो। बोलती है पहले अगर तुम लोग फ्री हो तो मेरे पास यूनिवर्स डेस्टिनेशन की बहुत ज्यादा अच्छी सी एक ट्रिप है, करना चाहोगे? एलन होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। देन वो उसे घुमाने के लिए चला जाता है जहाँ पे शार्लेट एकदम बच्चों की तरह चीज को एंजॉय कर रही होती है क्योंकि आज से पहले उसने ये नजारे देखे ही कहाँ थे। एलन होता है वो शार्लेट से ये भी बोलता है कि उसे अपने गार्ड डाउन पूरी तरीके से नहीं करने चाहिए वरना लोगों को पता चल जाएगा आखिरकार उसकी ट्रू आइडेंटिटी है क्या। साइड में वो ये भी सोच रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा अमीर ज्यादा आ गया है जो हमें फ्री में ट्रिप कराना चाहता है। फिर हमें पता चलता है कि सारे घोटाले के पीछे इरुका का हाथ होता है क्योंकि वो दोनों उनका पीछा कर रहे होते हैं। चाहते होते हैं कि शार्लेट और एलन अपना घर बसाएं। अब वो लोग एक रिजॉर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होती है वो एलन और शार्लेट को कपल समझ बैठती है। समझे भी क्यों ना कितने करीब है दोनों। पर एलन होता है वो यहाँ पे क्लियर करता है कि नहीं मेरा इस छोरी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि असल में ये जो टिकट आपके पास है वो कपल के लिए है। एलन बोलता है कि अच्छा तो मुझे बलि का बकरा बना दिया गया है। तो एंजॉय करने के लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर ये है तो यही सही और वो लोग फेक कपल बनने की एक्टिंग करते हैं। बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है इसलिए वो बात है वो लेने चले जाते हैं हॉट स्प्रिंग के अंदर दोनों साथ में। रिजॉर्ट के द्वारा उन्हें हर प्रकार की सेवाएं दी जा रही होती हैं जैसे आइसक्रीम देना और एलन उसके ऊपर मैजिक करता है जिससे हॉट स्प्रिंग में वो पिघल ना जाए। तभी वहाँ पे एक और बच्चा होता है वो अपने बाप से बोलने लगता है कि पिताजी मेरे को भी आइसक्रीम चाहिए। तो वो आइसक्रीम ऑर्डर कर देते हैं। इसी के साथ वो एलन के पास जाके बोलते हैं कि सर इफ यू डोंट माइंड क्या आप भी मेरे बच्चे के लिए वो कर सकते हो। और अब यहाँ पे एलन काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है पहले से इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो सभी की फरमाइशें पूरी करेगा आज। अब वो लोग होते हैं वो अपने कमरे में पहुंच जाते हैं और अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं और चुपचाप सोने लगते हैं। वहीं पे मियाशा दीवार पे कान लगा के सोच रही होती है कि साले अब तो कुछ करो, पैसे भी गड़वा रहे हो बस हमारे। यहाँ पे शार्लेट होती है वो अपनी माँ के सपने देख रही होती है और एलन होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसके सपने में बैठा होता है। देन अब यहाँ पे एलन होता है वो उसको लेके चला जाता है एक जू के अंदर जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के काफी ज्यादा एनिमल्स होते हैं जिन्हें आज तक उन्होंने देखा भी ना हो। एलन होता है वो शार्लेट को देखता है और वो बोलता है कि लगता है कि शार्लेट को यहाँ पे कुछ ज्यादा खास मजा आ नहीं रहा है। तो वो उसे पूछने लगता है उसे ऐसी कौन सी जगह पे जाना है जो उसे पसंद हो। तो वो एक एरिया को पॉइंट आउट करते हैं जिसके बाद एलन बोलता है कि तुमने क्या दिया बस बात खत्म हम वहीं जाएंगे। शार्लेट होती है वो एलन से एक रिक्वेस्ट करने लगती है फिर वो अपने आप को रोकती है। एलन बोलता है कि चिंता मत करो तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। शार्लेट मना कर देती है और वो बोलता है कि ठीक है मैं अपने ऊपर डेथ कर्ज तो कर ही सकता हूँ और वो करने लगता है। तो शार्लेट अपने पास से एक अजीब से कफ निकालती है मतलब बिल्लियों के नकली कान होते हैं ना वो दे देती है और वो बोलती है इन्हें पहनो। और यहाँ पे एलन बोला भैया मैं नहीं कर पाऊंगा पर लड़की के हुक्म को कौन मना कर पाया आज तक। अब वो लोग होते हैं वो जू के अंदर एंटर कर जाते हैं जहाँ पे सबसे पहले एलन देखता है कैपिबैरस नाम के एक जीव को और एलन को ये जीव बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। उसका रीजन तो नहीं पता है पर यहाँ पे कैपिबैरस होता है वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। वेल कैपिबैरस एक मैजिकल बीस्ट होता है जो अपनी भूख को शांत करने के लिए माउंटेन्स भी गिरा सकता है। एलन थोड़ा चिंता में होता है तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो बोलती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कैपिबैरस तो जंगल की गहराइयों में होते हैं।
एलन को थोड़ी शांति मिलती है। तभी वो देखता है कि शार्लेट थोड़ी दुखी है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि शार्लेट दुखी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उसे एनिमल्स के साथ खेलना काफी पसंद है। तभी एलन होता है कुछ खरगोशों के पास जाता है और उन्हें रिश्वत देता है कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारी गाजरें दूंगा, जिससे वो लोग होते हैं वो डील डन कर देते हैं। एलन बोलता है कि मैं कैसे भी करके शार्लेट को चरम सुख देके ही रहूंगा। अभी यहाँ पे सारे जानवर होते हैं वो शार्लेट की ओर है वो मंडराने लगते हैं और सभी लोग देख रहे होते हैं कि वाह भाई क्या सब चल रहा है कि एक लड़की के सामने इतने जानवर। वो लोग होते हैं वो आराम करने के लिए कुर्सी पे बैठे होते हैं, पर जानवर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते कि मालकिन हमको भी अपने साथ ले लो। ऐसे देख के तो लग रहा होता है कि सारे एनिमल काफी ज्यादा खुश हैं। पर यहाँ पे एलन को जानवरों की भाषाएं भी आती होती हैं, जहाँ पे जानवर कह रहे होते हैं कि साले बेटी खोद यहाँ से चला जा, क्योंकि यार शार्लेट के साथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे एलन होता है वो शार्लेट को मैजिक के बारे में ज्ञान देने लगता है कि मैजिक काफी टाइप के होते हैं जिन्हें आप ट्रेनिंग से सीख सकते हो। एलन ये भी बताता है कि वो हाई लेवल की स्पेल को बिना कुछ बोले ही है वो कास्ट कर सकता है, उसके लिए उसे ज्यादा खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एलन ये भी बोलता है कि शायद यहाँ पे शार्लेट होती है वो एक टेमर बन सकती है। शार्लेट को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया होता है तो एलन बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। एक बीस्ट टेमर होता है वो एक जानवर को अपने काबू में कर सकता है, उसके साथ इंसानों की तरह बात कर सकता है, साथ साथ जब चाहे उनसे काम करवा सकता है। शार्लेट होती है वो बोलने लगती है कि मुझे तो ऐसा यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो भी सकता है। लाइक हमेशा पूरी जिंदगी भर अपने आप को होता है वो बेवकूफ और लाचार समझा होता है, और अचानक से पता चला है कि भाई तुम तो हाई लेवल के हो और तो ये अच्छा नहीं लगता है। वहीं एलन सोच रहा होता है क्या शार्लेट एक हाई लेवल के बीस्ट को टेम कर सकती है। लाइक वो काफी टफ होता है पर अगर कर सके तो मजा ही आ जाए। एलन को एक थोड़ा सा आइडिया तो पहले से ही लग गया होता है, क्योंकि यहाँ पे शार्लेट का करिश्मा ही इतना होता है कि जो भी उससे एक बार मिल ले उसके बाद उसकी चाहत होती है उसके लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पहले तो ये काफी नॉर्मल लगा था पर अब ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। तभी वहाँ पे एक वर्कर होती है वो आ जाती है और शार्लेट को और यहाँ पे एलन को बोलती कि कृपया करके मेरे साथ चलिए। वो लड़की होती है उन दोनों को एक बिल्डिंग के अंदर ले जाती है, जहाँ पे एक बंदा उस लड़की से बोलता है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सही लोग अपने साथ है वो लेके आई हो। तभी उस बूढ़े आदमी की नजर होती है वो एलन के पास जाती है। वो उससे चुपचाप ये पूछ लेता है क्या तुम क्राफ्टवुड के बेटे हो। वो बोलता है कि हाँ जी मैं वही हूँ। सभी लोग यहाँ पे होते काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि नहीं भाई अब तो बच गए, और अब वो लोग होते हैं वो एलन से उसकी हेल्प मांगने लगते हैं। अब एलन होता है वो पूछने लगता है वैसे मैं हेल्प तो कर दूंगा पर आपको हेल्प किस चीज के लिए चाहिए वो तो बताइए। तब वो लोग होते हैं उसे एक पिंजरे के पास ले जाते हैं जहाँ पे फेंड्रिर होता है वो कैद होता है। वो बंदा बताता है कि ये फेंड्रिर होता है वो कुछ हंटर्स के द्वारा हंट किया जा रहा था और ये काफी ज्यादा घायल हो चुका है। एलन होता है ये बताने लगता है कि ये फेंड्रिर होते हैं वो काफी ज्यादा कीमती होते हैं और बहुत ज्यादा रेयर स्पीशीज होती है, इसलिए हंटर्स होते हैं उन्हें हंट करते हैं उन्हें बेचने के लिए। ये बूढ़ा होता है वो बोलने लगता है वैसे एक साइंटिस्ट होता है वो बोलने लगता है कि हमें एक एक्सपीरियंस टेमर की जरूरत है जो कि इस फेंड्रिर से बात कर सके और इसके गुस्सा होने का कारण पता कर सके, वरना हम इसके बिना कारण के हम इसका इलाज नहीं कर सकते। एलन होता है वो उससे बात करने की ट्राई करने लगता है पर यहाँ पे होता ये है कि फेंड्रिर होता है उसे गालियां दे देता है, मतलब वो समझ ही नहीं आता, उसे बहुत गुस्से में होता है ना। वो दूसरी बार ट्राई करे उससे पहले यहाँ पे पब्लिक आ जाती है। वो लोग बताते हैं कि इस फेंड्रिर की माँ होती है वो नीचे आई है जैसे बचाने के लिए। अब एलन होता है वो काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि एक फीमेल फेंड्रिर होती है वो चाहे तो पूरी सिटी को एक बारी में ही है वो तबाह कर दे। अब एलन होता है वो डिसाइड करता है कि वो उस फीमेल फेंड्रिर यानी मदर फेंड्रिर को होता है वो बाहर रोकेगा। अब एलन होता है वो यहाँ से जाने के लिए तैयार होता है। तभी शार्लेट होती है वो यहाँ पे एलन से परमिशन मांगती है कि क्या वो फेंड्रिर के इस बच्चे से बात कर सकती है। एलन बोलने लगता है ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। शार्लेट की भावनाओं को समझते हुए एलन बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अब वो दोनों अपने अपने काम को निकल जाते हैं। जहाँ पे एलन होता है वो मदर फेंड्रिर के पास है वो खड़ा होता है, वो जान रहा होता है कि वो काफी खतरनाक है। वहीं पे हम यहाँ पे कॉपीबेरा को भी देखते हैं जिसका नाम गोतेत्सु होता है कि एलन के पास आता है और वो बोलता है कि तुम कुछ भी करना पर इससे बिल्कुल भी नुकसान मत पहुंचाना और साथ ही साथ उसके बच्चे को भी हाथ लगाने की कोशिश मत करना। एलन होता है वो गोतेत्सु से पूछता है कि आखिरकार उसे चाहिए क्या। गोतेत्सु बताता है कि उसने सबसे पहले शार्लेट को जंगल के अंदर बेहोश पड़ा देखा था, पर तभी उसने एलन को देखा कि वो शार्लेट को उठा के ले गया। गोतेत्सु ये डिसाइड कर चुका होता है वो कैसे भी करके यहाँ पे सभी को बचाएगा, शार्लेट को किससे तो डीमन लॉर्ड की खुफिया नजरों से। लाइक अभी वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए देख रहा था उन दोनों को, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। अब एलन होता है वो गोतेत्सु से बोलता है कि भाई तू अपनी बिरादरी में लड़की क्यों नहीं देखता, मतलब मेरी बिरादरी में ही क्यों आना है तुझे। अब यहाँ पे एलन और यहाँ पे गोतेत्सु के साथ होती है वो मुठभेड़ शुरू हो जाती है, जहाँ पे गोतेत्सु भी होता है वो अपनी फुल पावर होता है वो अनलिश करता है और सारे जानवरों को यहाँ पे बुला लेता है और फीमेल फेंड्रिर को भी आजाद करता है। गोतेत्सु होता है वो बोलने लगता है कि मैं पहले इस फीमेल फेंड्रिर को बता चुका हूँ कि इसके बच्चे को तुमने चुराया है। एलन समझ जाता है कि यहाँ पे उसके घोड़े गंदे वाले लग चुके हैं। वहीं दूसरी ओर हम शार्लेट को देखते हैं जो कि उस छोटे बच्चे फेंड्रिर को होती है वो पूरी तरीके से ठीक करके ले आई होती है
और साथ ही साथ बाकी के मैजिकल क्रिएचर को जू के अंदर से। शार्लेट एलन को बताती है कि उसने फाइनली करके फेनरिर के बच्चे को कम्युनिकेट कर लिया, यानी टेम कर लिया। अब यहाँ पे जो बच्चा फेनरिर होता है वो अपनी माँ के पास जाता है और उसे सारी सिचुएशन होता है वो समझा देता है। अब यहाँ पे ये सीन खत्म होता है, बट यहाँ पे गोतेसु होता है वो शार्लेट से बोलता है कि तुम यहाँ पे एलन को छोड़ के मेरे साथ चलो। पर यहाँ पे शार्लेट होती है वो एलन को डिफेंड करने लगती है कि नहीं ये बंदा बहुत अच्छा है। गोतेसु होता है ये सारी बातें सुन के काफी गुस्से में आ जाता है, वो अपनी पूरी पावर अनलिश करता है और उन दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। गोतेसु होता है वो यहाँ पे हार जाता है, पर वो ये देख के काफी खुश होता है कि शार्लेट की यहाँ पे एलन काफी परवाह कर रहा है। तभी एलन और शार्लेट के यहाँ से जाने का दिन भी होता है, वो आ जाता है। वो लोग जाने ही वाले होते तभी फीमेल फैन और उसका बच्चा होता है उसे ग्रीट करने के लिए आ जाते हैं। वहीं पे इरुका और मिशाशे होते हैं वो पकड़ चुके होते हैं उन असली कल्प्रेट को जिसने बच्चे को चुराया होता है। वहीं पे एलन होता है वो बड़ी खुफिया मिराज में आ जाता है, वो बोलता है कि फेनरिर से अब तुम अपने हिसाब से देख लो कि इनके साथ तुम क्या करना चाहते हो, मेरा तो काम हो गया। वो लोग यहाँ से जाने की तैयारी में ही होते हैं, तभी शार्लेट होती है वो बोलने लगती है कि जिस फेनरिर की बचाई है उसने जान, वो अब हमारे साथ आना चाहता है। तो एलन बोलता है कि अच्छा ये बात है। एलन होता है वो यहाँ पे फेनरिर मदद से होता है वो परमिशन लेने लगता है क्या हम इसको ले लें। वहीं पे रिसेप्शनिस्ट होती है वो आती है और बताती है कि सर जी देखिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और फेनरिर से भी बोलती है कि जब चाहें आप यहाँ पे आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, इतनी बड़ी जगह तो है हमारी। और एलन होता है वो शार्लेट को परमिशन दे देता है कि जाओ बेटे जी लो अपनी जिंदगी। इससे शार्लेट होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एलन ये भी बोलता है कि तुम मेरे लिए एक परिवार की तरह हो तो ज्यादा घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, जिससे शार्लेट बोलती है कि नहीं यार अब ये कहाँ। अब वो लोग होते हैं वो गैरेज में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं, तभी हम नोटिस करते हैं कि गोतेसु उनके बीच में बैठा होता है क्योंकि वो शार्लेट को प्रोटेक्ट करना चाहता है इस हफ्ती दरिंदे से। यहाँ पे काफी दिन होते हैं वो बीत जाते हैं उन लोगों को वहाँ से निकले हुए, जहाँ पे शार्लेट ने उस बच्चे का नाम लू रख दिया होता है और वो उसके साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। जहाँ पे एक दोनों के साथ वो दोनों काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, जो कि एलन को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी वहाँ पे गोतेसु भी होता है वो आ जाता है, बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे शार्लेट ज्यादातर टाइम है वो लू के साथ स्पेंड कर रही है ना कि तुम्हारे। तो वो बोलता है कि अब बस यार भाई। एलन होता है वो अपनी खिड़की के पास जाता है, वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, पर यहाँ पे काफी खुश हूँ कि शार्लेट यहाँ पे काफी खुश है। और साथ ही साथ यहाँ पे शार्लेट ने मैजिकल टेमर बनने की रिक्वेस्ट होती है वो पिछली रात यहाँ पे हमारे लॉन्डे से की होती है। एलन को ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वो फाइनली खुश होता है कि फाइनली यहाँ पे शार्लेट होती है उससे खुल के बात कर रही है, जो उसे चाहिए उसकी डिमांड कर रही है। और अब शार्लेट का इतना मन होता है बीस्ट टेमर बनने का, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो शार्लेट को बीस्ट टेमर बनने के बारे में सिखाएगा। अब वो उसे मैजिकल बीस्ट क्रिएचर्स के बारे में बताने लगता है, उसके काफी सारी क्लासेस लेता है और बहुत अच्छे से समझाता है। शार्लेट होती है वो काफी ज्यादा जल्दी ही सीख रही होती है, जिस वजह से एलन होता है वो उसे थियरी छोड़ के प्रैक्टिकल सिखाना शुरू करता है। वो बोलता है कि तुम लू को टेम करने की कोशिश करो और वो ऐसा ही करती है और फाइनली वो सक्सेस हो जाती है। वो लू से कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाती है जो कि वो आसानी से कर देती है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है। एलन बताता है एक फेनरिर के साथ बात करना, कम्युनिकेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। गोतेसु होता है वो बताने लगता है कि कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे एक बीस्ट टेमर होता है वो एक बीस्ट से उसी की भाषा में बात कर सकता है, लाइक लैंग्वेज बैरियर टूट जाता है। और एलन भी होता है वो इस पे हामी भरता है। तो अब शार्लेट होती है वो एलन से रिक्वेस्ट करती है उसे ये सब सिखाने की। यहाँ पे गोतेसु को और यहाँ पे एलन को दोनों को अजीब लगता है, फिर भी एलन होता है वो उसे परमिशन देता है। देन अब यहाँ पे शार्लेट होती है वो लू के ऊपर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करती है और थोड़ी मेहनत के बाद वो फाइनली ये चीज कर पाती है। लू इंसानों की तरह बात करना शुरू करती है और सबसे पहले एलन को ही गाली देती है। तो एक और दिन बीत जाता है जहाँ पे एलन होता है वो शार्लेट के लिए एक स्विमिंग पूल बनाता है बाहर, जो कि लू और शार्लेट दोनों को ही पसंद आता है। शार्लेट लू को बोलती कि वो एलन के साथ अच्छे से फॉर्म करे। लू होती है वो एग्री करती है, तभी एलन बोलता है कि जाओ तुम अपने पूल में नहा लो। लू जाए उससे पहले ही गोतेसु होता है वो चला जाता है नहाने के लिए। एलन गुस्सा हो जाता है और वो गोतेसु से बोलता है कि ये स्विमिंग पूल होता है वो फेनरिर और ये इंसानों के लिए है। गोतेसु बोलता है मतलब मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं। तो गोतेसु होता है वो खुद को एज अ हॉट नारी बदल लेता है। यहाँ पे वो लोग नहाना शुरू करते हैं जहाँ पे शार्लेट और एलन बैठे होते कोने में और वो दोनों ताड़ रहे होते हैं उन्हें। बातों ही बातों में एलन होता है वो शार्लेट को बताता है कि इस मेंशन का पुराना मालिक होता है वो अचानक से गायब हो गया था। वो बोलता है कि वो एल्फ थी वो अचानक से गायब हो गई, उसके बारे में किसी को नहीं पता था कि वो कब कहाँ और कैसे चली गई। अफवाहें तो ये तक हैं कि इस मेंशन के अंदर उसका भूत घूमता है। शार्लेट काफी ज्यादा डरने लगती है क्योंकि सामने बहुत सारे मशरूम आ गए होते हैं। एलन जैसे ये नोटिस करता है वो सीधे जाता है, हमें पता चलता है कि गोतेसु के ऊपर सारे मशरूम आ गए होते हैं। एलन सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे इतने सारे मशरूम आ कहाँ से गए। कुछ ज्यादा सोचे उससे पहले ही अचानक से कोई डार्क एल्फ होती है वो जमीन के नीचे से निकलते और वो बोलते कि तुम लोगों ने मेरे मशरूम चुराए हैं। वो लड़की होती है वो एलन को और शार्लेट को अपने साथ ले जाती है और बताती है कि उसका नाम ग्रेम है
एलन होता है वो उसके कमरे को ऑब्जर्व करता है। वो समझ जाता है कि मेंशन के नीचे इस एल्फ ने अंडरग्राउंड कवर बनाया है। ग्रेम होती है वो एलन से पूछने लगती है कि आखिरकार वो यहाँ पे कर क्या रहा है। एलन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है कि मैं इस घर के ऊपर वाली मेंशन में रहता हूँ और आज से नहीं, काफी टाइम से। ये सुनते ही ग्रिम बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेंशन मेरी है। तभी शार्लेट और सबको समझ आ जाता है ग्रिम ही वो लड़की है जो 30 साल पहले गायब हो गई थी, यानी इस मेंशन की ओनर। थोड़े वक्त बाद गोतेत्सु होता है वो सबको बताता है कि ग्रिम एक एल्फ है, ऐसी वैसी एल्फ भी नहीं, डार्क एल्फ जिसकी मिनिमम लाइफ होती है वो 100 साल से ज्यादा होती है और बिना खाए पिए भी सरवाइव कर सकती हैं। एलन बोलता है पर इसमें मैं क्या करूं? एलन होता है वो ग्रिम से बोलता है कि ऐसा करो तुम ये अपनी मेंशन मुझे बेच दो। ग्रिम होती है वो सोचती है और वो बोलती है कि वैसे मैं ऊपर रहना पसंद करती भी नहीं हूँ, मुझे अंडरग्राउंड रहना काफी ज्यादा पसंद, पर चाहो तो तुम घर के बदले मेरा एक काम कर सकते हो। जिसे सुन के एलन बोलता है अरे बाबा। एलन इस बात को पैसों से ले दे के खत्म करना चाह रहा होता है। तभी शार्लेट बोलती है कि वो जैसा कह रही है वैसा कर दो ना। वेल शार्लेट की बात वो टाल नहीं सकता है, तो अब वो ग्रिम से पूछता है कि मुझे क्या करना है। तो ग्रिम बताती है कि बेसिकली वो एक ऑथर है, एक राइटर है। बताती है कि वो उसके एडिटर से छुपती फिर रही थी 30 सालों से, क्योंकि वो टाइम से अपना काम सबमिट नहीं कर पाई थी। ग्रिम बताती है कि अगर शार्लेट और एलन होते हैं वो एक लवी कपल का एक्ट करेंगे तो उसकी एक बुक लिखने में काफी हेल्प होगी। एलन होता है वो बोलता है तो सोने पे सुहागा हो गया और इसी के साथ है वो हाँ कर देता। एलन ग्रिम की मदद के लिए यहाँ पे लवी डवी वाले शॉट होता है वो देने लगता है, पर ग्रिम बोलते हैं कि नहीं 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 ये नहीं, क्योंकि एलन यहाँ पे होता है वो शार्लेट को छूने की जगह उसके ऊपर मैजिक इस्तेमाल कर रहा होता है। ग्रिम होती है वो एलन और शार्लेट को उनकी स्क्रिप्ट देती है जिसके हिसाब से उन लोगों को काम करना होगा, पर एलन को ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होता है। वो बोलता है कि तुम अपनी स्क्रिप्ट लो और यहाँ से निकलो, वैसे भी 30 सालों से गायब थी तो अब आके क्या करोगी। एलन बोलता है कि मैं किसी लड़की के साथ उसकी बिना परमिशन के ऐसे सब नहीं कर सकता और शार्लेट मुझे पसंद भी नहीं करती है। तो शार्लेट बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे अगर एलन करेगा तो कोई बुरी बात नहीं है, एक्टिंग की बात है। एलन ये सुनते ही अपना मत्था फोड़ लेता है और बोलता है अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा। वो एक कंडीशन रखता है कि वो शार्लेट के साथ कुछ भी अजीबोगरीब नहीं करेगा। तो ग्रिम उसकी कंडीशन को एक्सेप्ट करती है और उसे स्क्रिप्ट देती है जहाँ पे एलन होता है वो एक नया शादीशुदा जोड़ा बना होता है। शार्लेट को अच्छे अच्छे कपड़ों में देख के उसका मन डगमगा रहा होता है और ग्रिम बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा यार, लड़की ही तो है, फिर क्या ज्यादा प्रॉब्लम आ कहाँ रही है तुम्हें। एलन होता है वो ग्रिम से बोलता है कि आखिरकार तुमने स्क्रिप्ट में इतनी वाहियात लाइंस क्यों लिखी हैं जो कि मेरा मन डगमगा रही हैं। बोलते हैं कि देखो ये कुछ खास चीजें नहीं है, ये एक नए शादीशुदा जोड़े के बीच में होने वाली टिपिकल नॉर्मल चीजें हैं, लाइक अजी चलते हो क्या। एलन की भावनाएं भी यहाँ पे ग्रिम समझती है और अपने शॉट को थोड़ा चेंज करती है। इसके बावजूद भी काफी गलतियां कर देता है जिससे ग्रिम थोड़ी नाराज हो जाती है। एलन ग्रिम से बोलता है कि तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो ना। ग्रिम बोलती है कि नया शादीशुदा जुड़ा ऐसी बातें करता है। एलन होता है वो फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार होता है, हालांकि उसे पता होता है कि ग्रिम अब उसे नहीं छोड़ेगी। कॉन्सेप्ट ही है वो बदल डालती है। इस बार ग्रिम ने स्क्रिप्ट लिखी होती है कि शार्लेट को होती है वो एक लड़की किडनैप कर लेती है और हमारा लौंडा हीरो होता है जो कि उसे बचाने के लिए जाता है और यहाँ पे विलन बनी होती है गोतेत्सु। शुरुआत तो ये सब एक एक्ट की तरह हुआ होता है, पर एलन जैसे ही देखता है कि यहाँ पे शार्लेट के हाथ बने हैं वो रील टू रियल लाइफ ऐसे स्विच कर लेता है जैसे पता ही ना चले। वो तुरंत ही गोतेत्सु और लू की हड्डियां तोड़ देता है और उसे आजाद कर देता है। इस सीन के दौरान होता है वो एलन ये एक बात रियलाइज कर लेता है कि शार्लेट के लिए उसके मन में कुछ तो है, मतलब गंदे ख्याल नहीं होते हैं, बट वो उससे सच में दिल वाला प्यार करता है और वो अपना प्यार किसी पे थोपना नहीं चाहता है। शायद एहसानों के तरह दब के शार्लेट एक बार के लिए उसे हाँ कर दे, पर वो उसे पसंद नहीं। ग्रिम एक और स्क्रिप्ट लिखती है जहाँ पे शार्लेट एक प्रिंसेस होगी और उसकी मदर होगी गोतेत्सु, जहाँ पे एलन उसे बचाने के लिए प्रिंस बन के आएगा। अब ये स्टोरी ना होके यहाँ पे शार्लेट की रियल लाइफ पे बेस हो जाती है, जिस वजह से इस रोल को बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है। लू दी जादूगरनी आके उसे वरदान देती है जहाँ पे शार्लेट को बना देती है सिंड्रेला। एलन भैया बेवकूफ हैं। इस सीन के दौरान शार्लेट को भी ऐसा लग रहा होता है कि यही अपने सपनों का राजकुमार है। तुम्हें ये बेसिक कोर स्टोरी तो पता ही होगी, तो मैं इसे ज्यादा नहीं खींचता हूँ। तो जैसा वैसा हो जाता है। यहाँ पे शार्लेट के जाने के बाद एलन उसे ढूंढने जाता है। एलन होता है वो गोतेत्सु के पास पहुंचता है और उसके पास पूछता है कि क्या ये लड़की यहाँ पे है। उसके बाद एलन होता है वो चला जाता है शार्लेट के पास, हालांकि वो बहुत गंदी यूनिफॉर्म में होती है। शार्लेट थोड़ी मूड में आ गई होती है, उसके मन में भी कुछ फीलिंग्स आ रही होती हैं, तो वो यहाँ पे आराम से एलन से पूछ लेती है क्या वो उसे पसंद करता है। ये सीन होता है वो रियल हो चुका होता है, जिस वजह से अब एलन भी होता है वो झूठ नहीं बोलता है। वो अपनी फीलिंग्स इजहार कर देता है और इतने महंगी दीवार तोड़ के कोई अंदर आ जाता है। आते ही ग्रिम को पकड़ लेता है और वो बताता है कि असल में वो ग्रिम का एडिटर है। वो बोलता है कि ग्रिम ने अगर आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो तो उसके लिए मुझे माफ करना। उसी के साथ वो ग्रिम को लेकर वहाँ से चला जाता है। शार्लेट सोच रही होती है कि एलन के पास आने से पहले उसकी लाइफ कैसी थी। उसके मदर होने तक तो वो काफी ज्यादा ठीक थी, पर जैसे उसकी माँ उसे छोड़ के गई, उसे एक नौकर की तरह ही है वो ट्रीट किया गया सबके द्वारा।
उसे मेंशन के ओनर छोड़ के यहाँ के नौकर तक भी बुरा ट्रीट करते थे। पर उन सभी में उसकी एक अच्छी बहन थी जिसका नाम था नटालिया, जो कि उसे सच में प्यार करती थी। हम देखते हैं कि एलन होता है मैजिकल एकेडमी के अंदर जा रहा होता है। होते हैं एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे रूका शार्लेट को बताती है कि आइलैंड पे जितने भी लोग होते हैं वो किसी न किसी तरीके से एकेडमी के साथ मिले हुए हैं। रूका होती है वो बोलते कि अब हम लोग इस आइलैंड को होते हैं वो आसानी से एक्सप्लोर करेंगे। तभी यहाँ पे एलन होता है वो बोलता है कि चलो अब अपना मुंह खोलो और सच बोलो। रूका बोलती है कि ये सारी बातें तो तुम्हें घर करके पता चली जाएंगी। तभी शार्लेट ये सुन के घबरा जाती है कि वो अभी क्राफोर्ड फैमिली यानी एलन की फैमिली से मिलेगी। रूका बोलती है कि घबराना तो यहाँ पे एलन को चाहिए, क्योंकि आज से 3 साल पहले उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बाप के साथ लड़ाई झगड़ा करके एकेडमी छोड़ दी थी और उसके बाद उसने अपने घर को भी छोड़ दिया था। और इसका इम्पैक्ट होता है वो पूरे आइलैंड के ऊपर पड़ा होता है। पूरे आइलैंड में एक ही बात चल रही होती है कि तुमने सुना क्रॉफवर्ड के बेटे और उसमें बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तभी शार्लेट थोड़ी दुखी हो जाती है, वो बोलती कि कभी मेरे पास फैमिली ही नहीं थी जिसके साथ मैं लड़ाई झगड़ा कर सकूं। एलन बोलता है कि चिंता मत करो, अभी आई मीन टू से तुम मुझे ही अपनी फैमिली समझो, मैं ही तुम्हारा धन्य हूँ। शार्लेट होती है वो बोलने लगती है कि वो हमेशा नटालिया के लिए अच्छा ही सोचती थी कि हमेशा उसके साथ अच्छा हो। एलन बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर जो भी इल्जाम लगे हैं वो झूठे हैं, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। इतने महिलू और गुतेस से उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि मैडम जी हम भी आपके साथ हैं। तभी उन लोगों की नजर पड़ती है कि मार्केट के बीचों बीच कोई लड़ाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक सफेद बालों वाला बंदा आता है जिसे देख के यहाँ पे रूका और एलन बोलते हैं कि अब तो ये गए। अब थोड़ी देर में वो बंदा होता है वो आ जाता है एलन के पास। वो बताता है कि उसका नाम है क्राफ्टवर्ड, आई मीन हार्वी क्राफ्टवर्ड। कहा जाए तो यही एलन का बाप होता है। शार्लेट जैसे उसके बाप को देखते रहो बोलती कि एलन तुमसे छोटा लगता है, शायद में उसका भी। अब एक बहुत बड़ी खबर होती है वो यहाँ पे लीक होती है। एरुका ने ये बताया होता है कि घर पे एलन और यहाँ पे शार्लेट होते हैं वो बंदे बंदी हैं। शार्लेट ये बात अभी तक समझ नहीं पाई होती है, तो उसका बाप होता है यानी क्राफ्टवर्ड होता है वो बोलता है कि बेटा तुम एलन के साथ खुश तो हो ना। बेवकूफों की तरह पास जाती है और वो बोलती है मैं तो काफी खुश हूँ क्योंकि एलन हर रात को मुझे एक नॉटी थिंग सिखाता है। जी होते हैं वो एलन की ओर देख के बोलते हैं हुआ छोकरा जवारे। वो एलन को बोलता है कि ये सारी बातें हैं वो तुम अपने कमरे के अंदर तक रखो तो अच्छा लगेगा। एलन और शार्लेट की बत्ती गुल हो जाती है। एलन बोलता है कि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है तो ये बात तो साइड में रखो। तो क्राफ्ट जी बोलते हैं कि बेटा जल्दी से घर पे आ जाओ बहू रानी के साथ में। एलन बोलता है कि नहीं मेरे पास खुद का घर है, मैं वहाँ पे ज्यादा खुश हूँ। और क्राफ्टवर्ड जी बोलते हैं कि यार अब बेटा मेरी उम्र हो गई है, तू मेरी जगह ले लेना, हेडमास्टर बन जाना हमारी एकेडमी का। एलन होता है इस बात से मना कर देता कि नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा। तभी गुतेसु बोलता है कि तुम्हें अथेना मैजिकल एकेडमी का हेडमास्टर बन जाना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा लायक हो जाओगे शार्लेट के। एलन बोलता है कि मुझे इतनी सारी प्रेशर और जिम्मेदारियां अपने सिर पे नहीं चाहिए। तभी वहाँ पे किसी और की एंट्री होती है। शार्लेट उसे देख के पहले नहीं समझ पाती है जब तक उसका बाप उसे नहीं बताता है ये उसकी धर्म पत्नी है जिसे वो काफी प्यार करता है, मतलब अभी भी करता है। जी क्राफ्टवुड जी हमारे लौंडे को इसलिए हेडमास्टर बनाना चाहते हैं क्योंकि वो उसकी माँ के साथ थोड़ा अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे एलन की स्टॉप मॉम का नाम लिजी होता है। शार्लेट होती है वो लिजी की तारीफ करती है जिससे खुश होकर एलन की स्टेप मॉम होती है वो बोलती हैं कि बेटे तुम मेरे बेटे की बंदी हो, मतलब मेरी तो बेटी सवानी हुई, चिल मारो रात भर। तभी एलन होता है वो क्राफ्टवर्ड जी यानी अपने पिताजी से बोलता है कि क्या आपको नटालिया के बारे में कुछ पता चला। एलन के बाबूजी होते हैं वो बताने लगते हैं कि बेटे नटालिया नाम की लड़की होती है वो हमारी एकेडमी के अंदर एक फेक आइडेंटिटी के साथ है वो पढ़ रही है। अब उसकी फैमिली प्रॉब्लम है या क्या वो हमें नहीं पता। एलन होता है वो यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन मांगने लगता है तो क्राफ्टवुड जी होते हैं वो बोलते हैं कि बेटे तुम सुनो, उससे बढ़िया मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। एक मिरर से वो कपड़ा हटाते हैं जो कि वो मैजिक मिरर होता है। इस मिरर का नाम होता है मिरर ऑफ नॉस्टैल्जिया। और जब वो लोग नटालिया को देखते हैं उनमें एक बार रियलाइज हो जाती है कि नटालिया यहाँ पे बहन बन चुकी होती है। आई मीन लड़के भाई बनते हैं तो लड़कियां बहन तो बन ही सकती हैं। एलन का बाप होता है वो बताता है कि नटालिया पूरी तरीके से बुरी नहीं है। जहाँ पे लोगों को वो परेशान करती है तो जब उन लोगों को उसकी जरूरत होती है तो उसकी मदद भी काफी ज्यादा करती है। एलन को नॉस्टैल्जिया फील होता है क्योंकि वो भी नटालिया की तरह ही था। देन वो शपथ खाता है कि कैसे भी करके वो नटालिया को उसके पहले जैसे रूप में ले आएगा। अब लिजी जी यानी हमारे एलन की स्टेप मॉम होती हैं वो उसे और शार्लेट को उसके कमरे में छोड़ने जाती हैं। उन लोगों की फट के हाथ में आ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि अब वो लोग एक ही बिस्तर पे सोने वाले हैं, पूरा लहलाचार हो गया होता है। फिर भी वो लोग डिसाइड करते हैं कि कल काफी काम करना है तो आज सो लेते हैं एक साथ। एलन होता है वो शार्लेट से माफी मांगता है अगर लग बाय चांस कुछ भी अगर हाथ पैर कुछ लग जाता है उसके सोते हुए। शार्लेट बोलती कि मुझे चलेगा। एलन अपने आप पे प्रेशर फील कर रहा होता है इसलिए वो डिसाइड करता है कि ऐसे नहीं तो वैसे मैं सो के रहूं। वो अपने ऊपर ही मैजिक इस्तेमाल करने लगता है पर वो जल्दी ही रियलाइज करता है उसके ऊपर तो उसके मैजिक का असर ही नहीं हो रहा है। एलन समझ जाता है कि साले ने किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है, रात भर में सो ना पाऊं और अजीब आवाजें हैं कमरे से। इसका श्रेय भी जाता है रूका बहन को। कमरे के बाहर ही खड़े होते हैं यानी गुतेसु और यहाँ पे रूका।
कुछ आवाजें सुनने के लिए, जैसे इतने भारी प्रेशर के साथ वो दोनों ही नहीं सो पा रहे होते हैं। जहाँ पे शार्लेट होती है वो एलन से बात कर रही होती है, जहाँ वो पूछती है कि आखिरकार उनकी फैमिली में बहुत प्यार है ना। एलन बोलता है कि प्यार काफी ज्यादा है, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ा रहा है मेरे लिए। ये भी बोलती है कि उसके मॉम एंड डैड बहुत ज्यादा आइडल कपल हैं। एलन सोचता है कि यार अगर मैं और ये भी बन जाए तो मजा आ जाए। एलन बोलता है क्या तुम वैसी बनना चाहती हो? ये सुनते ही दोनों का बत्ता गुल। अब एलन अपने शब्दों को वापस खींच लेता है। मोमेंट इतना बढ़िया बनी गया होता है, तभी शार्लेट को एक बात याद आती है जो कि प्ले के दौरान एलन बोलना चाहता था। वो पूछती है कि आखिरकार वो क्या बोलना चाहता था उस मोमेंट पे। एलन सोचता है कि मोमेंट भी बन रहा है, क्या मैं बोल दूं उससे? क्या बोलूं यार, बोलूं ना बोलूं? वो लोग एक डीप डिस्कशन के साथ एक सोच में डूब जाते हैं, जहाँ पे एलन सोच रहा होता है अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो शायद मैं एक हस्बैंड तो ना बन पाऊं पर एक दोस्त भी नहीं रह पाऊंगा। लाइक अभी हम काफी इंजॉय करते हैं, सुबह उठते हैं, खाना बनाते हैं, साथ में खाना वाना करते हैं, एकदम चिल मारते हैं। वहीं यहाँ पे शार्लेट का भी सेम सीन होता है। वो सोच रही होती है कि अभी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, जहाँ पे वो एलन के साथ मस्ती करती है, पत्ते खेलती है, नोटिस चीजें खेलती है, जिसे वो लोग बिगाड़ना नहीं चाहते, जिसलिए वो गुड नाइट बोलते हैं और सो जाते हैं। पर सोने से पहले भी वो लोग सोच रहे होते हैं कि क्या करें। उन दोनों के ऊपर काफी मेंटल प्रेशर बढ़ रहा होता है। एलन सोचता है कि अभी अभी तो शार्लेट ने अपने पैरों पे चलना शुरू किया है, पर अगर वो अपनी फीलिंग्स उसके कंधों पे डालेगा वो उसका चलना धीरा हो जाएगा। शार्लेट का भी यही मानना होता है। उसे लग रहा होता है कि अगर वो उसके साथ रही तो उसके ऊपर भी क्रिमिनल का धब्बा लग जाएगा और उसके लिए वो कुछ बुरा नहीं करना चाहती। और शार्लेट गुड नाइट बोल के वहाँ पे सो जाती है। वहीं पे एरुका बोलती है कि अगर इन लोगों ने आज तालियां बजाने के बाद नहीं आई ना, मैं मार डालूंगी। जब वो ये सब बोली रही होती है तभी अचानक से उसकी मम्मी जी बाहर आ जाते और वो बोलती बेटा दूसरों की आवाजें सुनना बहुत बुरी बात है। वो दोनों पूरी रात सो ही नहीं होते अपने ऊपर प्रेशर लेके। इसलिए एलन होता है वो अपनी रिकवरी के लिए यानी नींद पूरी हो जाए इसलिए अपने दोनों के ऊपर ही मैजिक कर देता है। साथ ही साथ वो यहाँ पे शार्लेट को नए कपड़े और नया लुक दे देता है। और शार्लेट का नया लुक देखने के बाद एलन का दिल ऐसे बोल रहा होता है कि सर जी अभी निकल के बाहर आ जाऊं। वहीं पे गोतेसु बोल रहा होता है इसको चश्मे वाली ज्यादा पसंद है, लगता है मियाँ दीदी का बहुत बड़ा वाला भक्त है। एलन बोलता है कि तुम मुझे सही गलत समझ रहे हो। उसके बाद वो लोग मैजिकल एकेडमी के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में एलन होता है वो नटालिया को ढूंढ लेता है और उसके पास जाने लगता है। तभी नटालिया के बाकी चमते होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं एलन से लड़ने के लिए। एलन बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर नटालिया होती है वो एक गुड गर्ल से एक बैड गर्ल बन चुकी है। नटालिया होती है वो यहाँ पे एलन से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम कौन और तुम्हें क्या चाहिए। एलन बोलता है कि उसका नाम है एलन क्राफ्टवर्ड। उसकी सरनेम सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं एनी चांस क्या तुम हेडमास्टर से कनेक्टेड हो? वो बोलता है कि वो मारा ही बाप है। नटालिया के चमचे होते हैं वो बताने लगते हैं कि एलन क्राफ्टवर्ड कितनी बड़ी तोप है, वो हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, स्कूल में हर जगह ये बातें चलती हैं। नटालिया होती है वो एलन से पूछती है कि आखिरकार वो और उसकी साइड में जो असिस्टेंट है वो यहाँ पे क्या कर रही है। एलन बोलता है कि असल में वो उसका पर्सनल इंस्ट्रक्टर बन के यहाँ पे आया है। वो बोलते है कि मारे को तारी जरूरत ना है, वहाँ से चली जाती। एलन होता है वो शार्लेट को नोटिस करता है जिसने अपनी बहन को काफी टाइम बाद देखा होता है, इसलिए वो इमोशनल हो गई होती है इवन दो उससे बात तक नहीं कर पाई होती है। एलन बोलता है कि चिंता मत करो, तुम उससे बात नहीं उसके साथ सब कुछ करोगी जो तुम्हें करना है। अगले दिन एलन होता है वो शार्लेट को लेके बैठ जाता है नटालिया के साथ उसी की क्लास में, जहाँ पे नटालिया एक क्लेवर लड़की होती है, उसमें कोई एतराज नहीं होता है। शार्लेट एंजॉय कर रही है तो उसे पता नहीं होता है कि आखिरकार वो कर क्या रही है, पर उसकी बहन के साइड में बैठ के वो काफी खुश होती है। एलन को एक आइडिया आता है और वो नटालिया से बोलता है क्या तुम मेरी असिस्टेंट की हेल्प कर सकती हो क्योंकि तुम काफी स्मार्ट लग रही हो। शार्लेट भी ये बोल देती है कि मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी, जिसके बाद नटालिया उसकी बात से एग्री कर जाती है। जब लंच ब्रेक पड़ता है तो गोतेसु और यहाँ पे लू उसके पास आते हैं, जिसे देख के सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि एक कॉपीबेरा और फेरनेर होता है वो साथ में। वाह, थोड़े टाइम बाद वो लोग होते हैं वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। शार्लेट होती है वो कुछ सलाद वलाड लेने चली जाती है तो नटालिया एलन से बोलती है कि सच सच बोलना, कहीं तुम्हें मेरी फैमिली तो नहीं भेजी है यहाँ पे। एलन बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता। बाय द वे तुम अपनी फैमिली को कुछ ज्यादा ही हेट करती हो, क्या मैं रीजन जान सकता हूँ? नटालिया बताती है कि मेरी फैमिली ऐसी है जिसे अपने अलावा किसी और के बारे में सोचना पसंद ही नहीं है। समझ जाता है कि नटालिया होती है वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, जिस वजह से वो मैजिक सीख रही। बातों ही बातों में वो उसके बहन का जिक्र छेड़ देता है। नटालिया का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो जाने ही लगती है तभी क्रिस नाम का एक लड़का उसे बीच में रोक लेता है, जो कि उसे धमकाने लगता है और बोलने लगता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नटालिया उससे भागने की कोशिश करती है। इतने में ही क्रिस होता है वो यहाँ पे शार्लेट को गिरा देता है, जिससे गुस्सा होकर नटालिया उन सबको फोड़ डालती है। अभी एलन होता है वो यहाँ पे एक मैजिकल बैरियर क्रिएट करता है जिसके अंदर जितनी भी डिस्ट्रक्शन है उसका बाहर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। वो लाइक क्रिस को मिटाना ही चाह रहा होता है, तभी बैरियर तोड़ा जाता है और यहाँ पे गालियां दी जाती हैं शार्लेट के द्वारा एलन को। इसी के साथ वो नटालिया को भी रास्ते में ही लपेट लेती है कि ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए। वहीं पे एलन होता है वो नटालिया से बोलता है कि तुम्हें लड़ाई करना कुछ ज्यादा ही पसंद लग रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काफी कुछ सिखा सकता हूँ, तुम एकेडमी के ऊपर हुकूमत करोगी, ये मेरी गारंटी है।
अभी हमें वो रूका को देखते हैं जो कि एकेडमी के अंदर आई होती है और सीधा सीधा चली गई होती है नटालिया और बाकी लोगों के पास। सबसे पहले रूका होती है, वो नटालिया को खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि वो एलन की बहन है। नटालिया होती है वो गलती से बता देती है रूका को कि एलन होता है वो उसे एक अजीब सा चीज सिखा रहा है जो कि बहुत अच्छी है। एलन बोलता है कि अगर तू ये सब चीज सीख लेती है बेटा तो तू दुनिया पे राज करेगी, तेरे सामने कोई ना टिक सके। अभी एलन होता है वो डिसाइड करता है कि वो नटालिया और क्रिस के बीच में कंपटीशन करवाएगा। नटालिया होती है वो एलन के भाव समझ जाती है और एकदम डेविल हंसी देती है। एलन बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट ट्रिक भी है। तो नटालिया बोलती है तो मुझे सिखाओ, मुझे ये कंपटीशन जीतना ही है। एलन को ये काफी ज्यादा ही है वो अच्छा लगता है, इसलिए वो सोचता है कि शायद नटालिया भी उसकी बहन की तरह काफी शार्प हो और उसकी हर चीज को जल्दी समझ जाएगी। तभी बीच में रूका बोलती है कि तुम इसे गलत राह पे ले जा रहे हो भैया। वैसे भी बापू ने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हें नटालिया को सही रास्ते पे लाना है। वहीं शार्लेट को ये लग रहा होता है कि अब उसकी बहन पहले जैसी नहीं रही जो कि एकदम भगवान की देवी लगती थी। यहाँ पे नटालिया होती है वो क्रिस को चैलेंज कर देती है कंपटीशन के लिए। अब वो लोग होते हैं वो एक केव के पास पहुंच जाते हैं जिसे सील किया गया होता है, जिस बारे में नटालिया पूछने लगती है तो एरुका उसे बताने लगती है रीजन। तो ये जगह बहुत ज्यादा ही रिस्की है, यहाँ पे खेलना मतलब मौत से खेलना, पर कौन डरे है। इतने में ही नटालिया के चमचे वहाँ पे आके बोलते हैं कि अगर तुम अंदर गई तो तुम वापस नहीं आओगी, अब तुम्हारा क्या होगा। नटालिया बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो। इतने में ही गोतेसु और लू वहाँ पे आ जाते हैं तो नटालिया उनके हाथ में हंटर थमा देती है कि सालों को पेलो। अब यहाँ पे कहानी की शुरुआत होने लगती है। जहाँ पे नटालिया होती है वो एलन को उससे दूर रहने के लिए कहती है। थोड़ा बैक जाते हैं तो हमें पता चलता है कि शार्लेट ने उससे गंदा गंदा खाना खिला के नटालिया को एकदम बना दिया होता है। नटालिया ने साफ मना कर दिया होता है कि मैं घास फूस नहीं खाती हूँ, मैं तारक मेहता नहीं हूँ। शार्लेट उसे प्यार से समझाती है जिससे वो समझ जाती है। यहाँ पे रूका और एलन होते हैं वो बात करने लगते हैं कि भाई इनकी तो बहुत ज्यादा अच्छी पटरी खा रही है, तो क्या करें अब इनका। कहीं तुमने इन दोनों की बात फैला तो नहीं दी कि असल में भाई बहन है, बहन बहन है। एलन बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शार्लेट से यहाँ पे नटालिया होते हैं वो काफी करीब आने लगती है, उससे पूछने लगती है क्या तुम मुझे नई स्पेल सिखा सकती हो। तो यहाँ पे उन दोनों की काफी अच्छी बन रही होती है, वो एकदम सही चल रहा होता है। एक दिन जब नटालिया होती है वो खाते खाते ही सो जाती तो एलन होता है वो उसे उसके कमरे में छोड़ने आता है। जब वो लोग उसे कमरे में छोड़ने आते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि नटालिया के कमरे में एक अजीब सा बैग होता है। एलन उससे छेड़छाड़ करने से पहले ही डिसाइड कर लेता है जो भी उस बैग के अंदर है वो शायद नटालिया के लिए काफी खास है, इसलिए मैं उसे नहीं छेड़ रहा। वो लोग होते हैं वो वहीं पे बैठ जाते हैं जब तक वो उठ ना जाए। शार्लेट होती है वो एलन को बताने लगती है कि जब वो एवांस की फैमिली में यानी उस पैलेस में रहते थे तब वो नटालिया को सोने से पहले हमेशा कहानियां सुनाया करती थी। शार्लेट बोलते है कि नटालिया को उसकी पुरानी फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, शायद ऐसा हो सकता है कि अब मैं भी उसे बिल्कुल पसंद ना हूँ। ये सुन के गोतेसु और लू को काफी बुरा लगता है, इसलिए लू उसे हक कर लेती है। एलन शार्लेट से ये भी बोलता है कि अभी बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है, तुम्हें कंक्लूजन पे अभी नहीं पहुंचना चाहिए। अब अगले दिन जब एलन होता है वो सो रहा होता है तभी शार्लेट होती है वो चली जाती है नटालिया के पास मैजिक प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे नटालिया होती है वो ऑफर करती है शार्लेट को उसके साथ आने के लिए क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। वो लोग नटालिया के कमरे में जाते हैं जहाँ पे नटालिया पागलों की तरह अपना बैग ढूंढ रही होती है क्योंकि वो उसे बिल्कुल नहीं मिल रहा होता है। तभी नटालिया को वहाँ पे एक लेटर मिलता है जहाँ पे लिखा होता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा बैग वापस चाहिए तो लेटर में लिखी हुई लोकेशन पे चुपचाप आ जाओ। नटालिया वहाँ से चली जाती है और साथ ही साथ वो शार्लेट से ये बोल के जाती है इस बारे में एलन को कुछ भी पता न चलने पाए। अब एलन और यहाँ पे नटालिया के चमचे मिलके होते हैं, वो उन दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि शार्लेट और नटालिया काफी देर से गायब हैं। तभी क्रिस का एक चमचा होता है वो आ जाता है एलन के पास और उसे बताता है कि क्रिस ने नटालिया को होता है वो डंजन के अंदर बैटल के लिए चुनौती दी है। अब क्रिस होता है वो नटालिया के बैग को डंजन के अंदर फेंक देता है। नटालिया से बोलता है कि जो भी इस बैग को पहले लेके आएगा वो ही कंपटीशन का विनर होगा। अब फिर से हम एलन को देखते हैं जहाँ पे क्रिस का चमचा बता रहा होता है कि नटालिया के स्कूल में आने से पहले सभी लोग होते हैं वो क्रिस को ही चैंपियन मानते होते हैं क्योंकि वो हर चीज में काफी ज्यादा ब्रिलियंट था, पर जैसे ही नटालिया यहाँ पे आई उसके लिए सब कुछ बदल गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रिस उस पर गुस्सा होता है। अभी हम देखते हैं कि नटालिया और क्रिस होते हैं फाइनली पहुंच गए होते बैग के पास। नटालिया ने अपना बैग तो ले लिया होता है पर वहाँ पे उसके लिए खतरा बढ़ चुका होता है। जायंट बीस्ट आ जाता है जो कि नटालिया के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो थोड़ी घायल हो जाती है। बीस्ट यहाँ पे नटालिया का कुछ करे उससे पहले ही शार्लेट वहाँ पे आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। नटालिया थोड़ी गुस्सा हो जाती है, शार्लेट से बोलने लगती है कि आखिरकार एक अनजान के लिए उसने अपनी लाइफ खतरे में क्यों डाली। शार्लेट यहाँ पे सच बताना चाह रही होती है पर वो ऐसा नहीं करती है। वो बोलती है कि भले ही तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ पर स्टिल तुम अभी भी बच्ची हो तो तुम्हारे लिए सब खतरनाक है। ये सब देखते ही नटालिया होती है वो उसे अपनी बड़ी बहन के बारे में बताने लगती है। तभी शार्लेट होती है वो बोलने लगती है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी बहन ने शायद कोई क्राइम व्राइम किया है। नटालिया होती है वो गुस्सा हो जाती है, वो बोलते है कि उसकी बहन ने कोई भी क्राइम व्राइम है वो नहीं किया बल्कि प्रिंस ने उसने फंसाने की कोशिश की है। ये सुनते ही मतलब बहुत मजा आ जाता है एकदम। शार्लेट को वो बोलते है कि यार मैं तो घबरा रही थी फालतू में। नटालिया होती है वो बताने लगती है उसने आज से पहले कभी भी अपनी बहन को नफरत है वो नहीं की,
बल्कि उसने नफरत की अपनी फैमिली को, क्योंकि उसकी फैमिली ने हमेशा उसकी बहन को गलत ट्रीट किया। वो उसे हमेशा बचाना चाहती थी, इसलिए वो मैजिक सीख रही है। वो जितनी पावरफुल बनेगी उतनी ही जल्दी वो अपनी बहन को बचाएगी और वो अपनी बहन को कैसे निकाल पाए। तो यहाँ पे शार्लेट बोलती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी बहन कैद में है। तो बोलती है कि उसके पास जो बैग है उसके सहारे वो अपनी बहन को ढूंढ सकती है, क्योंकि ये बैग है वो उसकी बहन का ही है। पर अगर किसी और ने यहाँ पे शार्लेट के ऊपर मैजिक किया होगा तो वो चाह के भी उसे नहीं ढूंढ सकती है। शार्लेट होती है वो अपनी असलियत यहाँ पे खोले उससे पहले क्रिस होता है वो फूट फूट के रोने लगता है कि कितनी दुख भरी स्टोरी सुना दी बहन, यार माफ करना, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया। अचानक धरती होती है वो हिलने लगती है, क्योंकि एक जायंट सैलामेंडर होता है वो उनके पास बढ़ने लगता है। वो सैलामेंडर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो जैसे ही अटैक करता है तो यहाँ पे शार्लेट होती है उसके ऊपर से मैजिक हट जाता है और वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, जिसे देख के क्रिश और यहाँ पे उसकी बहन नटालिया पूरी हैरान हो जाते हैं। सैलामेंडर होता है वो शार्लेट का कुछ करे उससे पहले ही एलन वहाँ पे आ जाता है और पूरी तरीके से अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे पूरी की पूरी एकेडमी होती है वो थर थर कांपने लगती है। सैलामेंडर होता है वो अचानक से ही एक सैलामेंडर से गुलाबी बन जाता है। तभी वहाँ पे आ जाती हैं एलन की मामा, वो बताती हैं कि असल में सैलामेंडर को पाल पोस के एलन नहीं बड़ा किया है। दोनों बहनें होती हैं वो गले मिल रही होती हैं, बहुत ज्यादा खुश होती हैं। तभी नटालिया बोलती है कि काफी टाइम हो गया, तुमने मुझे स्टोरी नहीं सुनाई। यहाँ पे जब सारा रोना धोना होता है वो खत्म हो जाता है, तभी वहाँ पे लू और गुतेसु आ जाता है, जो कि बोलते हैं कि शार्लेट का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि हमारा एलन भैया है, सॉरी एलन जीजा। ये सुनते ही यहाँ पे नटालिया एलन की फाड़ने लगती है। सीन होता है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ अच्छा चलता है, जहाँ पे शार्लेट और यहाँ पे हमारा लौंडा अकेले में बैठे होते चाय पी रहे होते। तभी वहाँ पे मियाश आ जाती है और वो पैकेज लाई होती है जिसमें एक समनिंग पोर्टल होता है और एलन जैसे ही उसे डिकोड करता है वहाँ पे नटालिया गिर पड़ती है। वहाँ पे आ जाती है और सब लोग एकदम है हंसी खुशी होते हैं। इतने में ही ग्रिम वहाँ पे आ जाती है, उनका भरत मिलाप देखती है और सब लोग एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि एलन और शार्लेट के बीच में वही है। ग्रिम ये रिवील करती है कि यहाँ पे उसका एडिटर होता है वो काफी खुश हो गया और वो चाहता है कि एलन और शार्लेट की स्टोरी पे पार्ट 2 लिखा जाए। अब वो लोग होते हैं वो फुल्ली टोटली इंजॉय कर रहे होते हैं, मस्ती मार रहे होते, चिल मार रहे होते, एकदम इंजॉय कर रहे होते हैं। और सबके सोने के बाद शार्लेट और एलन होते हैं वो जाते हैं अपने नॉटी थिंग्स का कार्यक्रम करने। यहाँ पे मूवमेंट होता है वो बन रहा होता है, वो लोग होते हैं वो चरम सुख की ओर जाने ही लगते हैं। इतना में एलन बोलता है कि सालो भवरो जल्दी से बाहर निकल आओ वरना गोली ऐसी जगह मारूंगा कि छेद 2 गुना हो जाएंगे। अब सभी लोग होते हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं, चाहे वो एलन हो, शार्लेट और बाकी सब क्यों ना हो। पर वहाँ पे जली पड़ी होती है प्रिंस की, क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है शार्लेट के बारे में। और अब तुम्हें भी पता है कि इसके आगे क्या होने वाला है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें एक आइडिया दे देता हूँ। वेल यहाँ पे मेरी कहानी तो खत्म होती है, आई मीन टू से ये कहानी खत्म होती है। देखो गाइस ये एनीमे मैंने काफी ज्यादा नहीं ढूंढी, ये मुझे रैंडम मिली और मैंने अपलोड किया है। पर अगर तुम्हें तुम्हारे पसंद की कोई एनीमे चाहिए तो तुम उसका नाम मुझे कमेंट में दे सकते हो, मैं उसके ऊपर रिकैप बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। काफी टाइम बाद मैं कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ठीक है चलो बाय, सायोनारा, मिलते हैं।